चलिए नया चैप्टर हम लोग का बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन। पिछले चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग पढ़ ली थी। ठीक है, ये आईआरसी कोड किस तरह से हमको फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइनिंग का मेथड बताता है मैकेनिस्टिक एम्पिरिकल मेथड से। अच्छा, तो हमको बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन से हमारा क्या मतलब है कि जो सबसे ऊपर की लेयर थी बिटुमिन की, ठीक है, इसमें क्या था? हमारा बिटुमिन था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वगैरह। तो इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करना है? इसकी डिज़ाइनिंग का मतलब क्या हुआ कि कितना कंटेंट हर एक पार्टिकल का होना चाहिए, हर एक इंग्रेडिएंट्स का। मतलब कि हमारा कोर्स एग्रीगेट कितना हो, ठीक है, फाइन एग्रीगेट कितना हो, और फिलर के कुछ मिलाते हैं हम, ठीक है, उसके अलावा बिटुमिन कंटेंट कितना हो, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग का ऑब्जेक्टिव है। जब हम ये बता ले जाएंगे कि हमको कितना कितना मात्रा मिलाना है, तब हम एक ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग पेमेंट लेयर बना सकते हैं बिटुमिन की। तो क्या है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द बिटुमिनस मिक्स डिजाइन एम्स टू डिटरमाइन द proportion of bitumen, filler, fine aggregates and coarse aggregates to produce a mix which is workable, strong, durable and economical. The requirements of a mixed design and the two major stages of the mixed design, that is dry mix design and wet mix design, will be discussed. कहना क्या चाह रहा है कि अब हमको मिक्स डिजाइन में हमारे दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ड्राई मिक्स और दूसरा होता है फिर हमारा वेट मिक्स। ड्राई मिक्स का मतलब है हमारा कि ये जो एग्रीगेट वाला पोर्शन है, यानी कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और अपना फिलर, इन इन सब का प्रोपोर्शन कैसे रखना है, तो वो हम बनाते हैं ड्राई मिक्स में। और जब इसमें हम मिलाएंगे अपना बिटुमिन, तो वो बिटुमिन कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो हम देखेंगे वेट मिक्स में। तो सबसे पहले हमको ड्राई मिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद हमको वेट मिक्स करना पड़ेगा, तब हम पूरा बिटुमिन की एक ऊपर के लेयर की डिजाइनिंग कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन क्या क्या हुआ? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन इज टू प्रोड्यूस अ बिटुमिन मिक्स बाय proportionating various components so as to have sufficient bitumen to ensure durable pavement, sufficient strength to resist shear deformation under traffic at higher temperature, sufficient air voids in the compacted bitumen to allow additional compaction by traffic। ये सब क्या है, अभी चलो आगे पढ़ते हैं। sufficient workability, sufficient flexibility to avoid premature cracking due to repeated bending by traffic, और sufficient flexibility at low temperature to prevent shrinkage cracks। कह रहा है कि मिक्स डिजाइन का अभी कुछ ऑब्जेक्टिव है कि हमारा बिटुमिन ड्यूरेबल होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उस पेमेंट में सफिशिएंट एयर वॉइड भी होने चाहिए। एयर वॉइड ज़रूरी क्यों है, अभी आगे पता चलेगा। एयर वॉइड क्या होता है कि जब हम बिटुमिन का कंक्रीट बनाते हैं, बिटुमिन कंक्रीट से मेरा मतलब है एग्रीगेट, फिलर और बिटुमिन, तो उसमें हम कुछ स्पेस एयर का भी रहने देते हैं। वो एयर के लिए हम थोड़ा सा इसमें स्पेस इसलिए रखते हैं ताकि जब भी कभी बिटुमिन मेल्ट हो तो उस जितना भी पोर्शन हमने एयर के लिए या वॉइड छोड़ रखा है वो उसमें फिल हो जाए और हमारी सड़क के सरफेस पर ना आए। खैर, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, अभी वो भी देखते हैं आगे। कुल मिला के अभी आपको ये पता चल गया कि एयर वॉइड भी हमको रखना है, वर्केबल रखना है, और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ विटामिन होनी भी चाहिए। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स। मिक्स में क्या क्या होते हैं? कोर्स, फाइन, फिलर और बाइंडर। कोर्स एग्रीगेट क्योंकि ऑफर कंप्रेसिव एंड shear स्ट्रेंथ टू शो एंड शोज गुड इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। कह रहा है कि कोर्स एग्रीगेट में हम ग्रेनाइट पत्थर यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हाई रहती है और shear स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है और इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी अच्छी रहती है। जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज़्यादा हमारा लो डिस्पर्सन हो जाएगा। अच्छा, फाइन एग्रीगेट फिल्स द वॉइड इन द कोर्स एग्रीगेट एंड स्टीफेंस द बाइंडर। कोर्स एग्रीगेट के बीच बीच के जो वॉइड है उसको भरने के लिए हमने फाइन एग्रीगेट यूज़ किया है, वो होते हैं हमारे सैंड और रॉक डस्ट। फिलर का भी सेम पर्पज है, फिल्स वॉइड्स, यानी अब जो हमारा फाइन एग्रीगेट है और कोर्स एग्रीगेट के बीच के जो वॉइड्स बचे हैं उसको फिलर फिल कर देता है। स्टीफेंस द बाइंडर, ये कौन कौन है? रॉक डस्ट, सीमेंट, लाइम, हाइड्रेटेड लाइम जो होता है हमारा। तो ये कुछ हमारे फिलर्स होते हैं। बाइंडर में क्या हम यूज़ करेंगे? या तो बिटुमिन या तो टार। अब टार क्या है कि पुराना हो चुका है तो हम इसको यूज़ नहीं करते, बिटुमिन ही हम लोग अपने पेमेंट डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। फिल्स द वॉइड्स कॉज पार्टिकल एडेशन एंड ग्लूइंग, ग्लू करना, एंड ऑफर्स इम्परमेबिलिटी, ताकि इम्परमेबल हो, वाटर नीचे तक ना जा पाए। तो हमारे बाइंडर के कुछ पर्पज होते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला करके हमारा एक मिक्स तैयार होता है जिसे हम कहते हैं बिटुमिनस मिक्स।
कितने टाइप के मिक्स होते हैं? सबसे पहले तो वेल ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ओपन ग्रेडेड, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह का बिटुमिनस लेयर, कौन सी लेयर बिछाना चाहते हैं। मैंने बताया था कि जब हम बिटुमिन की लेयर बिछाते हैं तो ऊपर से हमारा कुछ होता था बिटुमिनस कंक्रीट और नीचे होता था हमारा डेंस बिटुमिनस मैकेडम, डीबीएम। तो इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि ये ऐसा होना चाहिए, डीबीएम ऐसा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम चूज करते हैं कि ग्रेडेशन क्या रखें हम एग्रीगेट्स का और कंटेंट क्या रखें हम बिटुमिन का। तो इस तरह के कई सारे मिक्स होते हैं, जैसे ये तो एक होता है सेमी डेंस बिटुमिन मैकेडम। तो इस तरह के कई सारे बिटुमिन मैकेडम हो सकते हैं। तो जो हमारा मिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होगा, समझ में आ रहा है कि डेंस मिक्स होगा। वेल ग्रेडेड का मतलब हर तरह के एग्रीगेट होंगे और उनके बीच का जो पोर स्पेस होगा बहुत कम होगा, ताकि हमारा डेंस मिक्स बन पाए। Bituminous concrete has a good proportion of all constituents and are called dense bituminous macadam, offers good compressive strength and some tensile strength. उसके बाद आता है अपना गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेड मतलब किस चीज़ का गैप हो गया, किसका? सम लार्ज कोर्स एग्रीगेट्स आर मिसिंग, कुछ एक सेक्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट होगा वो मिसिंग होगा। क्योंकि हमको अगर वेल ग्रेडेड में क्या है कि हमको हर साइज के अपने एग्रीगेट पार्टिकल चाहिए। अगर हर साइज के एग्रीगेट पार्टिकल अवेलेबल है तो हमारा वेल ग्रेडेड होगा, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में जो हमारा वाइड होगा उसको उसे जस्ट छोटा वाला फिल कर लेगा, डेंस बन जाएगा। अब इसके और इसके बीच का जो स्पेस है उसको उसके नीचे वाला फिल कर लेगा यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम अपने एग्रीगेट में वैरायटी रखेंगे साइज की, उतना ज़्यादा हमारे पोर्स कम से कम होते जाएंगे। जितने भी वॉइड से हमारे सबसे छोटे वाले एग्रीगेट पार्टिकल, तो जितने वॉइड के साइज बन सकते हैं वो सारे साइज को फिल करने के लिए हमारे पास उतने साइज का एग्रीगेट अवेलेबल होगा अगर हम वेल ग्रेडेड मिक्स रखते हैं। गैप ग्रेडेड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर साइज का एग्रीगेट एब्सेंट रहता है, तो क्या है कि उस साइज का जितना भी वाइड होगा वो हमेशा खुला रहेगा। ठीक है। हैज़ गुड फटीग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर आता है अपना ओपन ग्रेडेड मिक्स। ओपन ग्रेडेड में क्या है? फाइन एग्रीगेट एंड फिलर्स आर मिसिंग, इट इज पोरस एंड ऑफर्स गुड फ्रिक्शन, लो स्ट्रेंथ एंड फॉर हाई स्पीड। यानी हाई स्पीड अगर ट्रैफिक वो हमको हाई स्पीड के लिए अगर कोई रोड तैयार करनी तो उसमें ओपन ग्रेडेड मिक्स चाहते हैं। अच्छा, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, हम पहले वेल ग्रेडेड मिक्स करके देखें कि ये कितना सुटेबल होता है। गैप ग्रेडेड कुछ कंडीशन में गैप ग्रेडेड मिक्स यूज कर सकते हैं और कुछ कंडीशन में हम ओपन ग्रेडेड मिक्स यूज करते हैं जिसमें हम फाइन एग्रीगेट मिलाए ही नहीं और ना ही हम फिलर मिलाए। ठीक है, तो ये कुछ अपने मिक्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्पज होता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बिटुमिनस मिक्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है? स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्किड रेजिस्टेंस, वर्केबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है? डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ द पेविंग मिक्स टू डिफॉर्मेशन एंड ट्रैफिक लोड। स्टेबिलिटी मतलब ये एक तरह से रेजिस्टेंस है किसका? पेविंग मिक्स का, टू डिफॉर्मेशन अंडर ट्रैफिक लोड, यानी ट्रैफिक लोड में वो डिफॉर्म ना हो। जितना ज़्यादा स्टेबल रहता है बिटुमिनस मिक्स उतना कम डिफॉर्म होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी एक तरह से जब हम मार्शल मिक्स पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा डेफिनेशन में कि कितना ज़्यादा किलोग्राम ऑफ लोड कोई बिटुमिनस मिक्स बियर कर सकता है, उतनी हाई उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। हम बिटुमिनस का एक सैंपल बनाते हैं एग्रीगेट के साथ और उसको हम मार्शल मेथड में टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने किलोग्राम लोड वो सह लेता है फेल होने से पहले। जितने किलोग्राम वो लोड वो ज़्यादा सह लेगा उतना ज़्यादा बिटुमिन मिक्स स्टेबल होगा और उतना कम डिफॉर्म होगा ट्रैफिक लोड के अगेंस्ट। तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन प्राइमरली ऑफ द एग्रीगेट्स एंड द कोहेजन ऑफर्ड बाय द बिटुमिन। ठीक है। ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस ऑफ द मिक्स अगेंस्ट वेदरिंग एंड एब्रेसिव एक्शन। जितना ज़्यादा एब्रेसिव एक्शन को रेजिस्ट कर पाएगा और जितना ज़्यादा वो वेदरिंग के अगेंस्ट होगा, यानी पानी, बरसात, फ्रीजिंग, इन सारे अलग अलग टेम्परेचर में भी वो अगर वेदर्ड नहीं होता है तो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगी हमारी सड़क। फ्लेक्सिबिलिटी, measure of the level of bending strength needed to counteract the traffic load and prevent cracking at the surface। जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा वो उतना ज़्यादा मुड़ सकेगा और क्रैक नहीं पड़ेंगे। स्किड रेजिस्टेंस मतलब टॉप सरफेस पे वो हमको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके ताकि गाड़ियाँ वगैरह रुक सकें। फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ियाँ फिसल जाएंगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमारा बिटुमिन मिक्स जो कि सबसे ऊपर टॉप लेयर होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि सफिशिएंट स्किड रेजिस्टेंस दे, वरना गाड़ियाँ फिसलेंगी। और वर्केबल होना चाहिए ताकि हम उसको ले कर सकें। और वर्केबिलिटी द ईज बाय विच द मिक्स कैन बी लेड एंड कॉम्पैक्टेड एंड फॉर्म्ड
टू द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड शेप, किसी भी शेप में उसको हम ले कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है किसी बिटुमिनस मिक्स की। उसके बाद मैंने बताया था कि दो तरह की मिक्स डिज़ाइन होती हैं, एक है वो हमारा होगा ड्राई मिक्स डिज़ाइन और दूसरा होगा हमारा वेट मिक्स डिज़ाइन। ड्राई मिक्स डिज़ाइन में हमको क्या बताना है कि एग्रीगेट, फिलर और फाइन एग्रीगेट, इन सबका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, या एक तरह से ग्रेडेशन क्या होना चाहिए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राई मिक्स डिज़ाइन इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ मिनरल एग्रीगेट्स टू गेट ए मिक्स ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। यानी हमारा पर्पज़ क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी मिल सके। अब क्योंकि एग्रीगेट में कई तरह के साइज़ होते हैं, मतलब अगर हम कोई एक बैच ऑफ एग्रीगेट लेंगे तो उसमें कई तरह के साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि क्या है, रॉक को एक तरह से फ्रैक्चर करके हमने एग्रीगेट बनाया है। कोई बड़ा सा पत्थर रॉक होगा तो उसमें हमने ब्लास्ट करवा करके उसको छोटे छोटे स्टोन में करवाया होगा और उसको पल्वराइज किया होगा ताकि हम अपने साइज़ के अनुसार एग्रीगेट बना सकें। अब एक जो डेंस मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम कैसे निकालें, इसके लिए फुलर्स ने 1907 में एक फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप सीव एनालिसिस करें और परसेंटेज पासिंग ऑफ पार्टिकल इस फॉर्मूले को फॉलो करें, तब हम कहेंगे कि वो मिक्स सबसे ज़्यादा डेंस होगा। कहना क्या चाहता है, चलो पहले लाइन पढ़ लेते हैं। ए डेंस मिक्सचर कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज फुलर्स लॉ। ठीक है, इसको फुलर्स लॉ कहते हैं, विच इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो ये फॉर्मूले में क्या कहता है कि P is percentage by weight of the total mixture passing any given sieve size। कितने परसेंटेज बाई वेट कौन सा पार्टिकल पास हो रहा है, इसका उन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। खैर अभी चीज़ें समझ लो कि फॉर्मूले में क्या क्या है। परसेंटेज ऑफ पासिंग, और जहाँ पर कैपिटल D क्या है, साइज ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ द इन दैट मिक्सचर, n is the parameter which depends upon the shape of the aggregate, 0.5 for perfectly round particle, इसकी रेंज होती है 0.45 से 0.5 तक n की। तो अगर हम सीव एनालिसिस करें, यानी अगर हमारे पास कोई एक एग्रीगेट है जिसमें छोटे बड़े खूब सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करें, खूब सारी सेव से पास करें, हमने सीव लगा रखी है, और सीव एनालिसिस करने के बाद हम एक अपना परसेंटेज क्यूमुलेटिव वेट रिटेन निकालते थे, परसेंटेज फाइनल निकाला करते थे जब हम एग्रीगेट का ग्रेडेशन निकालते थे ना, फाइननेस मॉडल्स निकालने के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो हम क्या करते थे कि एग्रीगेट को खूब सारी सीव से पास कराते थे और देखते थे कि कितने परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन है हर सीव में, और उससे हम बता सकते थे कि कितने परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट पास हो जा रहा है उस सीव से। तो ये जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है वो है हमारा P, और ये भी होता है हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पासिंग। मतलब कि मान लो कि चलो फॉर एग्जांपल टेबल प्रोवाइड्स ए टिपिकल ग्रेडेशन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट फॉर ए थिकनेस ऑफ 40 mm। मान लो कि हमको 40 mm की कोई बिटुमिनस कंक्रीट बिछानी थी। 40 बिटुमिनस कंक्रीट कौन सा था, सबसे ऊपर जो बिछता था, उसके नीचे आता था DBM। अब ये बिटुमिनस कंक्रीट है, ये 40 mm की कह रहा है कि बिटुमिनस लेयर बिछानी है। तो इस बिटुमिनस कंक्रीट को बनाने के लिए हमको ग्रेडेशन कैसे रखना है अपने सारे एग्रीगेट के पार्टिकल्स का। मैंने बताया था कि ड्राई मिक्स में हमको यही निकालना है कि इसका प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए। अब 40 mm की जो हमारी थिकनेस होती है बिटुमिनस कंक्रीट की, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं चुनने के लिए कि ग्रेडेशन क्या हो सकता है। मान लो कि हम या तो ग्रेड 1 चुन सकते हैं या तो हम ग्रेड 2 चुन सकते हैं। ये ग्रेडेशन होता है कि एग्रीगेट इस ग्रेड को फॉलो करेगा या एग्रीगेट इस ग्रेड को फॉलो करेगा। अब ये जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है वो डिपेंड करते हैं कि हम मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या लेने वाले हैं। मतलब ये हमारे हाथ में। मान लो कि हम कोई बिटुमिनस कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं और उसमें हम ग्रेड 1 अपना एग्रीगेट मिक्स अपना यूज़ करना चाहते हैं ड्राई मिक्स के लिए। ग्रेड 1 एग्रीगेट मिक्स यूज़ करना चाहते हैं, इसका मतलब कि हम मैक्सिमम साइज रखेंगे अपने ग्रेडेशन का 12.5। इसी तरह जैसे हम ग्रेड 2 चुन लिए कि ग्रेड 2 हम रखेंगे ड्राई मिक्स, तो हम मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का होगा हमारा 20 mm। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होता है वो डिपेंड करता है कि कितने थिकनेस की हम कोई लेयर बनाने वाले हैं, और उसको हम हमेशा लगभग 2.5 से 3 गुना लेयर हमारी ज़्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट से। तो मान लो कि हमारे पास बिटुमिनस कंक्रीट है और हम उसमें चुनते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेडेशन का ड्राई मिक्स एग्रीगेट बनाना है। इसका मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना रखेंगे हम अपने मिक्स में, 12.5।
अब मान लो कि ये हमारी सीव सारी साइजेज हैं और हर सीव में कितना कितना परसेंटेज पास हो, उसके लिए फुलर्स लॉ कहता है कि फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की पावर 0.5, मान लो राउंडेड पार्टिकल है, मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में। तो 12.5 mm में कितना 12.5 mm के सी से कितना पास हो जाए, हमारा ग्रेड 1 वाला हम चुन रहे हैं मान लो, तो वो होगा 12.5 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम साइज हम 12.5 ही रखें इंटू 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ जाएगा ये 100%। ठीक है, अगर 10 mm वाली सी से कितना परसेंटेज पास हो जाए एग्रीगेट, तो इधर रखेंगे हम 10 डिवाइडेड बाई 12.5, 0.5 इंटू 100, कितना निकल के आ रहा है 89.44%, यानी लगभग 90%। तो देखो 80 के से 100 के बीच में अगर हो तो हमारा डेंस बिटुमेन बनेगा, सॉरी डेंस ड्राई मिक्स बनेगा। ठीक है, इसी तरह 4.75 की सी से कितना पास होना चाहिए, फुलर्स लॉ क्या कह रहा है कि 4.75 डिवाइडेड बाई 12.5 मैक्सिमम हमने रखा है, इसकी पावर 0.5 इंटू 100, कितना है 61.64%। तो 55 से 75 के बीच में। तो देखो ये जो रेंज है, ये रेंज क्या है, ये हमको कोड ने दे रखी है। कोड ने कहा है कि अगर आप बिटुमिनस कंक्रीट बनाते हैं जिसकी थिकनेस 40 mm है और अगर ग्रेड 1 फॉलो कर रहा है, तो हर सीव से इतने परसेंटेज पासिंग होना चाहिए, यानी 10 mm की सीव से 80 से 100 के बीच में पासिंग होना चाहिए, 4.75 mm से 55 से 75 के बीच में पासिंग होना चाहिए। तो ये कोड ने कहाँ से लेके आया होगा, कोड ये फुलर्स लॉ को ही फॉलो करके उन्होंने अपना गाइडलाइन तैयार कर लिया होगा। तो यानी हमको ये मिक्स ऐसा बनाना है जिसमें अगर उसको हम इन सारी सीव से पास कराएं तो हर सीव पे इतना इतना परसेंट पासिंग, हमको कितने परसेंट पासिंग है वो दे दे। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हम एक डेंस बिटुमिनस मैकेडम बना पाएंगे, सॉरी डेंस ड्राई मिक्स बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह जैसे अगर मान लो हमने ग्रेड 2 चुना होता, यानी ग्रेड 2 चुनने का मतलब है कि हमने अपना एग्रीगेट का जो बैच है उसमें 20 mm मैक्सिमम साइज रखी होगी, तो 20 mm मैक्सिमम साइज रखी होगी तो उसके लिए अलग अलग चीज़ हो गई, क्योंकि अब हमारा मैक्सिमम साइज ही कैपिटल डी बदल गया, तो इसका मतलब हर सी से पास होने वाला परसेंटेज बदल जाएगा। तो देखो अब उसके लिए इन्होंने चीज़ें बदल गई, 12.5 से 80 से 100% पासिंग होना चाहिए, 10 mm की सीव से 70 से 90 पासिंग होना चाहिए। तो ये भी कहाँ से आया होगा, ये फुलर्स लॉ लगाया होगा, अब इसमें कैपिटल डी रखा होगा 20 mm। तो उसके अनुसार ये जो ग्रेडेशन आया है, ये ग्रेडेशन हमको एकदम डेंस ड्राई में प्रोवाइड कर पाएगा। खैर, अब आता है प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट। तो ये हम कैसे अचीव करें, अब देखो बात क्या है कि जो हमारे पास एग्रीगेट है वो अलग अलग बैचेस में आते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट हमको सिर्फ एक ही जगह से चुनना है, क्योंकि क्योरीज अलग अलग है जहाँ से हमको एग्रीगेट के बैचेस आते हैं, और हर रॉक से मान लो कि अलग अलग हमको साइज़ के एग्रीगेट मिल पाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको मिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे कि चलो खैर पढ़ लेते हैं पहले। आफ्टर सेलेक्टिंग द बैचेज ऑफ एग्रीगेट्स एंड देयर ग्रेडेशन, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स हैज़ टू बी डन। यानी अगर हमको ये पता चल गया कि कौन सा बैच का एग्रीगेट है और हमको कौन सा ग्रेडेशन रखना है, ठीक है, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा कि उस एग्रीगेट को प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। A system of equation is developed based on the gradation of each aggregate's required gradation and solved by numerical method। इस चीज़ को एग्जाम्पल समझिए, मान लो कि हमको एक ड्राई मिक्स बनाना था, ठीक है, और अभी हमने ऊपर फुलर्स लॉ से देखा कि अगर हम ग्रेडेशन फुलर्स लॉ फॉलो करें, जैसे अगर मैं ग्रेडेशन ऐसा रख रहा हूँ कि मैं सी साइज कुछ ये रखा हूँ 25.4, 12.7, 4.76, यानी मैं ऐसा ड्राई मिक्स बना रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम साइज कितनी है 25.4 mm मैक्सिमम सी साइज है। तो फुलर्स लॉ अप्लाई करने के बाद हमको कुछ ऐसा ग्रेडेशन मिला, तो ये हमको इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने दे रखा है, IRC कोड ने दे रखा है, क्योंकि फुलर्स लॉ तो हमको सिर्फ एक नंबर देगा कितने परसेंटेज पास होना चाहिए। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड या IRC कोड क्या करता है कि उसको एक रेंज में कन्वर्ट कर देता है कि 90 से 100 के बीच में होगा तो चल जाएगा, 60 से 75 के बीच में होगा तो चल जाएगा। तो एक तरह से अब हमको रिक्वायर्ड ग्रेडेशन है ये,
कॉलम 2। अब हमको ड्राई मिक्स बनाने के लिए उसमें फिलर भी इनपुट करने हैं, फाइन एग्रीगेट भी उसमें मिलाना है और कोर्स एग्रीगेट भी मिलाना है, यानी 3 अलग अलग बैचेस ऑफ एग्रीगेट है। और इन बैचेस ऑफ एग्रीगेट को मिला करके हमको ये रिक्वायर्ड ग्रेडेशन पाना है। ठीक है, मान लो कि एक बैच होगा जिसमें एग्रीगेट में सिर्फ कोर साइज है और लगभग एक ही साइज के खूब सारे पार्टिकल हैं और ये एक ट्रॉली भर के आई है। दूसरी ट्रॉली में क्या है, सिर्फ फाइन एग्रीगेट है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं खूब सारे। ठीक है, ये दूसरा बैच ऑफ एग्रीगेट है और एक है हमारा सिर्फ फिलर जिसमें बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। तो अब हमको ऐसा ग्रेडेशन बनाने के लिए इसका कुछ कुछ प्रोपोर्शन मिलाना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकते कि 1/3 ये मिला दिया, 1/3 ये मिला दिया, 1/3 ये मिला दिया। हमको यही ग्रेडेशन पाने के लिए इसका कुछ प्रपोर्शन बनाना पड़ेगा। मान लो कि इसको 50% मिलाओ, इसको 30% मिलाओ और इसको 20% मिलाओ। अगर आपने प्रपोर्शन ऐसा रखा तब आप इस तरह का ग्रेडेशन पा पाएंगे, समझे। तो ये होता है हमारा प्रपोर्शनिंग कि कितने परसेंटेज ऑफ कोई बैच हमको मिक्स करना है ताकि हमको रिक्वायर्ड ग्रेडेशन मिल पाए। और ये रिक्वायर्ड ग्रेडेशन हमने कहाँ से निकाला, फुलर्स लॉ से निकाला होगा। ये हमको दिया तो IRC कोड ने, IRC कोड ने कहाँ से निकाला होगा, फुलर्स लॉ से निकाला होगा कि हमको इतना रिक्वायर्ड ग्रेडेशन चाहिए। तो अब ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक ट्रॉली आई थी कोर्स एग्रीगेट की, एक ट्रॉली आई थी फाइन एग्रीगेट की और एक ट्रॉली आई थी फिलर की। तो हमने देखा कि जब हमने कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस किया सिर्फ इस ट्रॉली का, तो हमको हर सीव पे इतने परसेंटेज का पासिंग मिल गया। पासिंग दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या देखा, द ग्रेडेशन अवेलेबल ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एग्रीगेट ABC। ठीक है, पासिंग दे रखा है इसने कि अगर ये जो हमने इस कोर्स एग्रीगेट वाले ट्रॉली को इसी सीव साइज में रखा तो हमको मिला कि 25.4 से पूरा 100% पास हो गया। 12.7 mm साइज में हमारा 94% पास हो गया है, केवल हमारा 6% ही रिटेन हो पाया। इसके नीचे वाली सीट से 54% पास हो गया। तो ऐसे करके हमने कोर्स एग्रीगेट का सीव एनालिसिस किया, फाइन एग्रीगेट का सीव एनालिसिस किया, फिलर का सीव एनालिसिस किया और हमको ये ग्रेडेशन मिल पाया, परसेंटेज ऑफ पासिंग। अच्छा, अब यहाँ से देखना तो फिलर से पता चल रहा है कि देखो फिलर बहुत छोटा होता है ना, तो 75 माइक्रोन की जो हमारी सीव है 0.075 mm की सीव है, उसमें से 40% पास हो जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स मिल रहा है, तभी तो फिलर है। फाइन एग्रीगेट भी 5% पास हो जा रहा है और कोर्स एग्रीगेट केवल 3% पास हो पा रहा है। इसका मतलब कोर्स एग्रीगेट का जितना प्रोपोर्शन है सब ऊपर वाली सीव में टिक गया है, रिटेन हो गया है। सिर्फ 3.1% ही ऐसा है जो 75 माइक्रोन से पास हो पा रहा है, तभी हम इसको कोर्स एग्रीगेट कह भी रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ पासिंग का ग्रेडेशन हमको मिल गया तीनों बैचेस का। अब हमको निकालना है कि कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, जैसे कि ये। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे बनाई, मान लो कि x1 परसेंटेज हमने लिया है फिलर का, x2 परसेंटेज लिया है हमने फाइन एग्रीगेट का और x3 परसेंटेज लिया है हमने कोर्स एग्रीगेट का। अच्छा, हमने यहाँ पर परसेंटेज की बात को हम डेसिमल में कर देते हैं। मान लो कि अगर हम 30% बोलते हैं तो हम इसको 0.3 बोल देंगे। अगर x2 मान लो निकल के आया 50% तो हम x2 हो गया 0.5। एक तरह से हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो अब हमारी इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनती है, ऊपर हमने देखा कि प्रोपोर्शन कितना चाहिए। अब इस वाले में को ये पता चल रहा है कि 25.4 में 100% पास हो जाए, 12.7 में 90% से लेकर के 100%, 4.76 में 60% हमारा मिनिमम पासिंग है और 75% हमारा मैक्सिमम पासिंग है। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि मान लो कि फिलर को हमने x1 लिया, फाइन एग्रीगेट को x2 लिया और कोर्स एग्रीगेट का हमने x3 प्रोपोर्शन लिया। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होना चाहिए, क्योंकि सबका सब पूरा 100% पास हो जा रहा है तो इसको हम 1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए क्या, 100% पास हो जाए। दूसरी क्वेश्चन क्या बन के आएगी, x1 100% पास हो जा रहा है, x2 भी 100% पास हो जा रहा है और कोर्स एग्रीगेट 94% पास हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.94 ऑफ x3। अब ये जो चीज़ है, पहली चीज़ कि हमको ये 90 से 100 के बीच में होना चाहिए, यानी पहली चीज़ कि ये हमारा 90 से बड़ा यानी 0.9 से बड़ा होना चाहिए और यही चीज़ हमारा 100 से छोटा यानी 1 से छोटा होना चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन में हमारी कुछ ऐसी बन के आ जाएगी, प्लस 0.94 x3 लेस देन 1।
अच्छा, चौथी इक्वेशन क्या बन के आएगी, ये और इसकी इनइक्वलिटी है 60 से 75 के बीच में। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस 0.54 x3, एक तो 75 से यानी 0.75 से छोटा हो, और x1 प्लस x2 प्लस 0.54 x3 60 से बड़ा हो, यानी 0.60 से बड़ा हो। ये x1 x3 से लेकर ये 1.0 x1 एक तरह से 1.0, क्योंकि 100% पूरा पास हो जा रहा है तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, तो इसलिए 1x1 को मैंने x1 और x2 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा करके हमको खूब सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी, जैसे कि हमने अगले पेज में देख लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस 3 1 के बराबर पहली इक्वेशन, फिर इसमें हमने 0.94 x3 है, 0.9 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तीसरी इक्वेशन और चौथी इक्वेशन के बाद पांचवी इक्वेशन क्या है, 0.6 से बड़ा होना चाहिए, 0.75 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अगले वाले में आएंगे तो देखो यहाँ पर शायद, हाँ, फाइन एग्रीगेट में ये 66.4 हो गया। तो एक इक्वेशन हमारी कुछ बन के आएगी, x1 प्लस 0.664 x2 प्लस 0.313 x3, ये 40 से बड़ा हो और 55 से छोटा हो, यानी ग्रेटर देन 0.4 और लेस देन 0.55। तो मतलब इस तरह हमारी खूब सारी क्वेश्चन बन के आ गई, और इसमें से हमको क्या सॉल्व करना है, x1 x2 और x3 की वैल्यू। जो x1 x2 x3 की वैल्यू निकल के आएगी वो उसी अगर प्रोपोर्शन में अगर हम तीनों बैचेस को मिलाएंगे तो हमको रिक्वायर्ड ग्रेडेशन मिल जाएगा। अब क्या है कि जो इतनी सारी क्वेश्चन है इसको हम हाथ से सॉल्व नहीं करते, इसको हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर में सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमारे एक्सेल शीट में एक सॉल्वर का एडिन आता है, उस सॉल्वर एड ऑन को हम ऐड करते हैं एक्सेल शीट में, और वो सारी इनइक्वलिटीज डाल देते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल इक्वेशन है, लगभग 15 है। इस 15 की 15 इक्वेशन डालेंगे तो वो सॉल्व करने पर डायरेक्टली हमको x1 x2 और x3 की वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इसी को हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मान लो एक्सेल शीट में, तो हमको निकल के आ गया x1 बराबर 0.005। इसका मतलब ये होगा कुछ 5%। x2 जो कि हमारा फाइन एग्रीगेट है वो हमको कितना मिलाना है, 0.3 यानी 30%। और x3 जो कि हमारा कोर्स एग्रीगेट है, x3 कितना मिला दें हम, 65%। तो अगर ये जो तीनों ट्रक हैं, इन तीनों ट्रक को हम इसका 5% क्वांटिटी, इसको 30% क्वांटिटी, इसको 65% क्वांटिटी मिला देंगे, जो कि 100% के बराबर हो जा रहा है, तो हमको रिक्वायर्ड ग्रेडेशन मिल जाता है ये वाला। कैसे, जैसे देखो 25.4 mm की सीट था, 100% पास हो जाना चाहिए था, हमने सिर्फ 0.05 बुलाया, x1 हमारा 0.05 है। इस तरह फाइन एग्रीगेट भी 100% पास हो जा रहा था, ये भी 100% पास हो जा रहा था, तीनों का समोशन किया तो आगे 100% पास। हमारा रिक्वायर्ड ग्रेडेशन भी क्या था, इसी के लिए 100% पास हो जाए। सेम अगले वाले के लिए भी ये 100% है, ये 100% है, और ये 0.94। तो इन तीनों को जब हमने प्लस किया कि कितने परसेंट टोटल पास हो जा रहा है इन दोनों को मिलाने के बाद, तो निकल के आया कि 96। हमारा रिक्वायर्ड ग्रेडेशन क्या था कि 90 से 100 के बीच में पास हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो ये पोर्शन निकला x1 x2 x3, इसको हम सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन में रख दिया है, और हमको यहाँ से कंबाइंड ग्रेडेशन जो ऑब्टेन हो रहा है ये प्रपोर्शन लेने के बाद, वो एक्सेल शीट ने हमको बता दिया इतना 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 इतना, और रिक्वायर्ड ग्रेडेशन हमारे यही था, तो ये फॉलो कर ले जा रहा था। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ड्राई मिक्स। तो डिफरेंट बैचेस ऑफ एग्रीगेट अगर हमको मिल गए तो उसमें कितना परसेंट ये बैच का मिलाना है, कितना परसेंट वो बैच का मिलाना है, उसको हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जब हम ड्राई मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा टर्म आता है कि बाइंडर कंटेंट बताओ कितना होगा, बाइंडर कंटेंट यानी बिटुमिन कितना होगा। तो अब ये चीज़ कहलाती है वेट मिक्स। तो जो वेट मिक्स होता है, यानी जब हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने परसेंट बिटुमिन मिलाना है, उसको हम डिसाइड करते हैं मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड से। ठीक है, मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर आया था, जब एयरपोर्ट के लिए हमको पेमेंट बिछाना होता था और काफ़ी जल्दी वो फ्लेक्सिबल पेमेंट बन जाए। तो इसलिए मार्शल जो एक उस समय साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह अगर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करेंगे तो आपको सफिशिएंट स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी। खैर, तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन क्या करता है कि हमको बिटुमिन कंटेंट ऑप्टिमम कितना होना चाहिए वो बता देता है। तो द मार्शल स्टेबिलिटी एंड फ्लो टेस्ट प्रोवाइड्स द परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन फॉर द मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड। तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन में हम एक टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट में हम स्टेबिलिटी वैल्यू और फ्लो वैल्यू निकालेंगे।
load is applied to the specimen till failure and the maximum load is designated as stability. During the loading, an attached dial gauge measures the specimen's plastic flow or deformation due to the loading. यानी बगल में एक डायल गेज भी लगा होगा, अभी आगे फिगर है तो उसमें देख लीजिएगा. द फ्लो वैल्यू इज रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम व्हेन द मैक्सिमम लोड इज रिकॉर्डेड. क्या कह रहा है कि जब हम मार्शल मिक्स डिज़ाइन में हम क्या करेंगे कि एक सैंपल रखेंगे. ये सैंपल हमने बनाया होगा, कुछ ड्राई मिक्स जो हमने ऊपर निकाल लिया था कि कैसे कैसे ड्राई मिक्स का प्रपोर्शनिंग करते हैं. उसके बाद हमने इसमें कुछ परसेंट बिटवीन मिलाया होगा, मान लो 4% या 5% या 6% ऑफ टोटल वेट ऑफ ड्राई मिक्स. ऐसे करके हमने कुछ बिटवीन क्वांटिटी मिला दिया इसमें, और बिटवीन क्वांटिटी मिला करके इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इस तरह का सिलेंड्रिकल शेप में हमने एक सैंपल बना दिया. सिलेंड्रिकल शेप जैसे कि ये कुछ ऐसे शेप में होगा ये. अच्छा, इससे नीचे फिगर बना हुआ है, ये हमारे कुछ सैंपल हमने बना दिए. तो देखो हमने क्या किया, वो ड्राई मिक्स में विटामिन कंटेंट मिलाया, अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट किया, एक दिन बाद निकाला इसको, और तब हम इसमें टेस्ट करने जा रहे हैं. तो ये सिलेंड्रिकल शेप का हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है, और इसको हम अपने मार्शल टेस्ट मशीन में इस तरह अटैच कर देते हैं. इसका डायमेंशन होता है, जो थिकनेस होगी वो होती है 63.5 mm, और इसका डायमीटर होता है 100 mm. ठीक है, इस साइज का हमने स्पेसिमेन बनाया और मार्शल टेस्ट मशीन में हमने इसको लोड कर दिए. ऊपर क्या है, हमारा प्रूविंग रिंग लगी है. यानी हम क्या करेंगे कि इस सैंपल को लोड करेंगे, और लोड करने से क्या होगा, जितना ज़्यादा हम लोड करेंगे उतना ज़्यादा प्रूविंग रिंग बढ़ेगी और हमको बताएगी कि कितना लोड लग रहा है. 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन. ठीक है, ये प्रूविंग रिंग हमको बताएगी कि कितना लोड उस सैंपल पर लग रहा है. जिस समय ये सैंपल फेल हो जाएगा उस समय क्या होगा कि एकदम से प्रूविंग रिंग की स्पीड पीछे आ जाएगी. यानी सपोज 3, 4, 5 करके ये कुछ 9 किलो न्यूटन तक आई, और 9 किलो न्यूटन पे एकदम से ये पीछे चली गई. इसका मतलब 9 किलो न्यूटन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, और 9 किलो न्यूटन पे ये सैंपल हमारा फेल हो गया. तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी इज 9 किलो न्यूटन. ठीक है, किलो न्यूटन ही लीडिंग रहती है कि ठीक है. तो स्टेबिलिटी हम कह देंगे 9 किलो न्यूटन. और देखो जो हमारा सैंपल है उसके बगल में हमने यहाँ पर एक डायल गेज लगा रखा है, ये डिफॉर्मेशन मेजर करता है. अब जैसे जैसे आप ये लोड नीचे को लगाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि ये थोड़ा सैंपल ऐसे ऐसे बढ़ने की कोशिश करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि प्लास्टिक है, बिटवीन मिला हुआ है. अब जब ये फेल होगा तो ये कुछ पोर्शन दब चुका होगा. क्यों? क्योंकि इसका प्लास्टिक फ्लो के कारण ये कुछ साइड में निकलने की कोशिश कर रहा होगा, और इसकी थिकनेस ऐसे कुछ कम हो गई होगी. अब जितना ज़्यादा ये दबेगा, ये जो डायल गेज है वो उतनी ज़्यादा रीडिंग बताता रहेगा. तो जैसे कुछ दब गया, 1 mm दब गया, 2 mm दब गया, ये दबता रहेगा तब तक जब तक कि ये वैसे हमेशा दबता रहेगा जब तक आप लोड लगाते रहेंगे. तो हमको जो फ्लो वैल्यू रिपोर्ट करनी है वो रिपोर्ट करनी है जिस समय सैंपल फेल हो जाए. यानी सपोज आपने लोड लगाया और 9 किलो न्यूटन आते ही प्रूविंग रिंग पीछे चली गई, इसका मतलब कि हमारा सैंपल फेल हो गया. और उस समय हम देखेंगे कि डायल गेज रीडिंग कितनी दे रहा है. डायल गेज मान लो दे दिया 3 mm उस समय, जिस समय सैंपल हमारा फेल हुआ, तो हम कहेंगे ये हमारी है फ्लो वैल्यू. ये फ्लो वैल्यू और स्टेबिलिटी वैल्यू के निकालने अभी आप समझेंगे. खैर, स्टेबिलिटी तो आपको पता चल गया कि स्टेबिलिटी क्या है, जितना ज़्यादा कोई सैंपल लोड ले रहा है यानी हमारा एक्चुअल फील्ड में भी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा वो मिक्स. और फ्लो वैल्यू के निकालना है ये देखने के लिए कि वो कितना ज़्यादा हमारा प्लास्टिक है. यानी जो सैंपल हमने बनाया है उसमें हमने बिटवीन मिलाया है. अगर फ्लो वैल्यू हमारी कम हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने काफ़ी स्टिफ मटेरियल स्टिफ मिक्स बना दिया, क्योंकि कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा, कुछ प्लास्टिसिटी आ ही नहीं रही है. और अगर ये फ्लो वैल्यू फेलियर के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गई, इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक मिक्स बना दिया है. तो क्या होगा कि जब व्हीकल उससे चलेंगे तो प्लास्टिसिटी के कारण वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, वो अपनी प्लास्टिक स्टेज में होगा और सरफेस पर रटिंग पड़ जाएगा. तो इसलिए जो फ्लो वैल्यू है वो भी हमारे लिए क्रिटिकल है. स्टेबिलिटी और फ्लो वैल्यू हमने ये दो चीज़ें निकाली मार्शल टेस्टिंग मशीन से. ठीक है, तो अब देखिए जब आप मिक्स बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ रही हैं. कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, फिलर है और बिटुमिन है. ये 4 चीज़ें हैं, आपने मिला करके कुछ इस तरह का सैंपल तैयार कर लिया होगा जो आप ऊपर अभी फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये कुछ हमारा सैंपल बन गया. अब इस सैंपल में देखो क्या क्या है,
हमारे पास एग्रीगेट है, हमारे पास एसफॉल्ट बाइंडर है। एसफॉल्ट बाइंडर मतलब बिटुमिन, बिटुमिन ये बिटुमिन है। बिटुमिन को भी कभी कभी एसफॉल्ट कहते हैं, यूएस में बिटुमिन को एसफॉल्ट कहा जाता है। और हमारे बीच में कुछ एयर वॉइड्स भी है, ठीक है। एसफॉल्ट बिटुमिन एग्रीगेट के बीच में कुछ एयर वॉइड है मिक्स मिलाते समय, क्योंकि पूरी तरह से तो मिक्स में एयर फ्री तो हो नहीं सकता, और हम चाहते भी हैं कि हमारे मिक्स में एयर हो। तो अगर हम उसको फेज डायग्राम बनाएं तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। फेज डायग्राम का मतलब क्या होता है कि हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग कर दिया है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, या 1 मीटर क्यूब को अगर हम एक कंटेनर बनाएं और उसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग कर दें कि यहाँ से यहाँ तक एग्रीगेट है, यहाँ से यहाँ तक विटामिन है और उसके ऊपर एयर है, तो इसको हम कहते हैं फेज डायग्राम। जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे फेज डायग्राम कैसे होता है, तो वैसे ही हमारा बिटुमिनस कंक्रीट का एक फेज डायग्राम होता है। फेज डायग्राम पढ़ने से पहले आप ये देखिए कि जब आपने ये मिक्स बनाया तो उसमें हुआ क्या कि ये आपका एक एग्रीगेट पार्टिकल है, एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, उसके सरफेस पे कई सारे इस तरह के क्रैक्स होते हैं। ये जो क्रैक दिख रहे हैं, ये क्रैक, ये क्रैक, ये क्रैक, क्या होता है कि जब हम उसमें विटामिन मिलाते हैं तो कुछ विटामिन इन क्रैक्स में भर जाता है और जो बाकी बचा हुआ विटामिन है सिर्फ वही एक थिक फिल्म बनाता है। यहाँ पर जो विटामिन की फिल्म बनी है, हम विटामिन मिला क्यों रहे हैं? हम विटामिन मिला रहे हैं ताकि ये एग्रीगेट के चारों तरफ इस तरह की फिल्म बन जाए। जब ये फिल्म बनेगी तो ये फिल्म क्या करेगी, दो एग्रीगेट को बाइंड कर लेगी, जिसके बगल में भी एक दूसरा एग्रीगेट होगा, ठीक है। तो ये विटामिन की जो फिल्म है वो क्या कर रही है, दोनों एग्रीगेट को बाइंड करके रख रही है। और दूसरी चीज़ कि जितनी ज़्यादा थिक फिल्म होगी उतना ज़्यादा दोनों एग्रीगेट्स के बीच में रगड़ कम होगा, और जितनी थिन फिल्म होगी उतना उतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि हमें विटामिन उतना ज़्यादा मिलाया नहीं होगा और वो हमेशा स्ट्रिप कर जाएगा, दोनों एग्रीगेट पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हम विटामिन मिला रहे हैं ताकि सफिशिएंट बाइंडिंग हो जाए एग्रीगेट के पार्टिकल्स में। लेकिन एग्रीगेट्स के सरफेस पे इस तरह के कई सारे पोर्स होने की वजह से कुछ विटामिन उन पोर्स में भर जाता है और वो फिल्म बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इस विटामिन को कहते हैं एब्जॉर्ब्ड विटामिन, जो कि एक एग्रीगेट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह के जितने सारे एग्रीगेट पार्टिकल ने सब कुछ न कुछ विटामिन अपने पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और कुछ ही विटामिन है जो इफेक्टिव काम कर रहा है, यानी जो थिन फिल्म के रूप में बाहर की तरफ बना हुआ है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव विटामिन। जैसे ये हमारी विटामिन फिल्म इसने बता रखा है, ऊपर वाली फिल्म में अंदर के कुछ पोर्स हैं जो कि इम्परमिएबल है, इसलिए वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, क्योंकि वो हमारे विटामिन के क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं डालना। लेकिन जो बाहर के पोर हैं उसमें क्या है कि हमने विटामिन कंटेंट सपोज हमने चूज़ किया कि 4% विटामिन हम अपने एग्रीगेट में मिलाएंगे, लेकिन ये 4% में 1% तो यूज़ हो गया। ये जितने भी एग्रीगेट हैं इनके पोर को भरने में सिर्फ 3% ही ऐसा विटामिन है जो इस तरह की थिन फिल्म बना रहा है, जो हमारे काम का है, इसलिए उसको हम कहते हैं इफेक्टिव विटामिन, ठीक है। अब ये जो विटामिन है जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो पूरा पूरा पोर को नहीं भर पाता है, क्योंकि विटामिन की भी कुछ एक तरह से विस्कोसिटी है, कुछ पार्टिकल कुछ पार्ट पोर का रह जाता है जिसमें एयर है, समझ गए। क्योंकि हमारा विटामिन क्या है, बहुत ज़्यादा एक तरह से थिन नहीं है, विस्कस है। विस्कोसिटी की वजह से हर छोटे से छोटे क्रैक में फिल नहीं हो पाता और कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा बच जाता है, जिसमें हम एयर कहते हैं या इसको एयर वॉइड बोल देते हैं। अगर यहीं पर पानी होता है विटामिन की जगह, तो पानी क्या होता है कि पूरे पूरे वॉइड को भर ले जाता। तो खैर ये कुछ बातें हैं। अब इससे क्या हमको, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसके लिए आपको ये फेज डायग्राम देखना होगा। अब देखो, मैंने कहा था कि फेज डायग्राम क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब में हमने सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जो नीचे का पार्टिकल है, मान लो हमने सबसे नीचे एग्रीगेट रखा, जिसको हम सॉलिड भी बोल रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट ही है जो सॉलिड है। तो ये एग्रीगेट में क्या क्या है अपना, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और अपने फिलर्स, ठीक है। तो ये हमारे नीचे का सॉलिड पोर्शन है। इसके ऊपर हमने रख दिया है विटामिन, ये। अब देखो, अब विटामिन का क्या है कि कुछ पार्ट मैंने बताया कि एब्जॉर्ब हो जाता है, तो और कुछ पार्ट हमारा इफेक्टिव रहता है जो बाहर की थीम बनाता है। तो ये जो पार्ट है वो होगा हमारा इफेक्टिव विटामिन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ तक जो हमारा है ये पूरा एग्रीगेट है हमारा नीचे तक, सॉरी जो सॉलिड पार्टिकल है एग्रीगेट का, उसका एब्जॉर्ब्ड विटामिन ने भी कुछ वॉल्यूम ले रखा है, यहाँ से एक्वायर कर रखा है। देखो ये बीच का एब्जॉर्ब्ड विटामिन है। तो हमने विटामिन कितना मिलाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक,
ये वॉल्यूम है हमारा एक्चुअल बिटुमिन का, जिसमें से ये छोटा हमारा पॉइंट या इतना बिटुमिन एब्जॉर्ब कर लिया एग्रीगेट ने, और सिर्फ इतना ही बचा हमारे पास इफेक्टिव बिटुमिन। इसके ऊपर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा एयर का। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम क्या क्या होते हैं इस फेज डायग्राम पे अब देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे पहले आता है हमारा VMB, बल्क वॉल्यूम ऑफ मिक्स, या एक तरह से अगर हमने एयर को भी अकाउंट फॉर कर लिया तो पूरे मिक्स का वॉल्यूम होता है VMB। अगर ये पूरे मिक्स का वॉल्यूम है उसमें से अगर हम एयर का वॉल्यूम हटा दें तो हमको निकल के आ जाता है VMM। ये है हमारा मिक्स का बिटुमिन मिक्स का वॉल्यूम, जबकि एयर नहीं है। यहाँ पर क्या है, VMM इज वॉइडलेस वॉल्यूम ऑफ पेविंग मिक्स। वॉइडलेस क्यों कह रहे हैं, ये जो एयर है इसको ही ये एयर वॉइड बोलता है। एक्चुअली वॉइड में एयर और बिटुमिन दोनों ही वॉइड में आता है, दोनों को ही हम वॉइड कहते हैं। इसको हम वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट कहते हैं, क्योंकि मान लो कि ये हमारा एग्रीगेट है, ठीक है, और इसके बीच में कुछ कुछ वॉइड है। ये हमने मिक्सचर जब बनाया है हमने ड्राई मिक्स, इसमें हम बिटुमिन मिलाने जा रहे हैं, तो जो बिटुमिन क्या करेगा कि कुछ वॉइड होगा उसको भर देगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके बिटुमिन ने भर दिया, और कुछ कुछ पोर्शन एयर के लिए स्पेस बाकी है। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे मिनरल एग्रीगेट थे उसमें कुछ वॉइड है, और वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है हमारा बिटुमिन, वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, और दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ एयर। क्योंकि ये जो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट पे हमने क्या भर रखा है, बिटुमिन भर रखा है और एयर भरी हुई है, तो ये दो चीज़ें मिला करके हमको बनाती हैं वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। खैर, तो एक हो गया हमारा VMB, उसमें से हमने एयर वॉइड हटा दिया तो हमको मिल जाता है VMM, वॉइडलेस वॉल्यूम ऑफ मिक्स। अब देखो हमने बिटुमिन का वॉल्यूम कितना मिला रखा था, इतना, कुछ इसमें से हो गया हमारा इफेक्टिव बिटुमिन और कुछ बिटुमिन हो गया हमारा एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन। ठीक है, अब टोटल बिटुमिन सॉरी, हमने एक पहले तो VMM जब निकाला था एक तरह से एयर वॉइडलेस वॉल्यूम, उसमें से अगर हम बिटुमिन का वॉल्यूम हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VSE, या इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। इफेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन हटा दिया, जितने भी पोर में या एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन था वो भी हमने हटा दिया, तो जो भी सिर्फ सॉलिड बचेगा वो क्या होगा, इफेक्टिव सॉलिड ऑफ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेकिन अगर हम ये एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन नहीं हटाते तो हम कहते हैं बल्क वॉल्यूम ऑफ सॉलिड VSB। ये सारे टर्म अभी अगर आपको याद नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम एक इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। VBA क्या था, एब्जॉर्ब वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। VMA की भी मैंने चर्चा कर दिया था। VMA क्या था, VM है वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, मिनरल एग्रीगेट यानी ड्राई मिक्स, उसके वॉइड, उसके वॉइड में मैंने बताया था कि दो चीज़ें थी, एक था वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन और एक था वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये जो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट है VMA, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, पहला इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन और दूसरा वॉल्यूम ऑफ एयर। इन दोनों को मिला देते हैं तो हमको मिल जाता है वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। ठीक है, तो देखो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट में हम इफेक्टिव बिटुमिन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन की नहीं। अगर हम वॉइड्स सिर्फ बिटुमिन के इफेक्टिव पार्ट की बात करें तो हम कहते हैं इसको VFA। ये है हमारा वॉइड्स फिल्ड विद एस्फॉल्ट, एक्चुअली VFA यहाँ पर लिख रखा है, हम लोग इंडिया में इसको VFB कहते हैं, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। वॉइड्स मतलब VMA, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विद बिटुमिन, जितना भी वॉइड्स में बिटुमिन मिला हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हमने इसमें एब्जॉर्ब बिटुमिन को अकाउंट फॉर नहीं किया है। खैर काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे समझते हैं। चलो इसके लिए पहले एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड फाइन्स आर फाउंड टू बी 2.5, 2.6, 2.65 respectively.
द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज गिवन एज 1.10. For preparation of Marshall sample, their relative proportion are used as 55, 30, 10, 5% by weight respectively. The mass of sample measured in air is 1245.2 gram. Mass of paraffin coated sample in air is इतना. Mass of paraffin coated sample in water इतना. तो कैलकुलेट करो ये और ये. अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन भी दे रखी है और मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द वैक्यूम टेस्ट इज 2.441. कोई एक वैक्यूम टेस्ट होता होगा, ये वैक्यूम टेस्ट क्या देता है हमको? मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स. मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एम एम. क्या किया है कि हमने मिक्स में से एयर हटा दें तो हम ये एम एम वाला कॉम्पोनेंट लिखते हैं, मैक्सिमम मिक्स. ठीक है, जैसे हमने वी एम एम जब ऊपर पढ़ा था तो वो क्या था हमारा कि पूरे मिक्स में से एयर वाला पोर्शन हटा दिया हमने, ये एयर को इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो वॉल्यूम होता था वो होता था हमारा वी एम एम. अगर वेट ऑफ पूरा सैंपल जितना भी हमने मिक्स तैयार किया है उसमें से अगर हम वी एम एम को डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एम एम, क्योंकि ये वेट पर वॉल्यूम है, एक तरह से डेंसिटी हो गया. ठीक है, और अगर इसमें हम 1 ग्राम पर सीसी अपना वाटर की डेंसिटी होती है तो अगर हम गामा वाटर से इसको मल्टीप्लाई करके डेंसिटी निकालना चाहें तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हम जी एम एम लिखें चाहे गामा एम एम लिखें, दोनों बात एक ही है. तो इसलिए आप यहाँ पर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं. अच्छा, तो अब ये न्यूमेरिकल में बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, अभी सबको एक एक करके तोड़ते हैं. ये कह रहा है कि एक हमने सैंपल बनाया हुआ है. ठीक है, सैंपल हमने मार्शल मिक्स के लिए तैयार कर रखा है. मार्शल मिक्स के सैंपल कैसे होते थे? अपने सिलेंड्रिकल शेप में, और उसमें क्या खूब सारे एग्रीगेट होता है और बिटुमिन होता है और एयर होता है. तो उसने क्या कह रखा है कि ये जो सैंपल बनाया है उसको उसने पहले एयर पे उसका वेट लिया. जो मिक्स तैयार होकर के आया, सैंपल बन के आया सिलेंड्रिकल, उसने एयर पे वेट लिया और उसके बाद उसी सैंपल को उसने वाटर में वेट लिया. ठीक है, इन दोनों का जो वेट का डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा? जो वाटर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, अपलिफ्ट फोर्स. ठीक है, या बुयॉन्ट फोर्स इसे कहते हैं. जितना फोर्स वाटर ने सैंपल के ऊपर की ओर लगाया होगा वही डिफरेंस तो होगा एयर और वाटर में, अगर हम इस सैंपल को वेट नापेंगे तो. अच्छा, इस सैंपल को जो हमको वाटर में टेस्ट करना है या वाटर में वेट लेना है तो उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से इसमें थिन पैराफिन वैक्स चढ़ा दी इस सैंपल में, ताकि पानी इसके पोर्स के अंदर घुसे नहीं. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे सैंपल में पैराफिन की वैक्स चढ़ा दी और तब इसको हमने पानी में डाला तो पानी सिर्फ बाहर ही रहा, इसके सैंपल के अंदर नहीं गया. तब हमने वेट नापा होगा. अब चूंकि हमने सैंपल में पैराफिन वैक्स चढ़ा दी है और तब हम वेट नाप रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पैराफिन का जो वेट है उसको भी हटाना पड़ेगा. तब तो हमको एक्चुअल वेट पता चल पाएगा कि पानी में सैंपल का कितना है. ये सब हम कर क्या रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए. कितनी डेंसिटी है मिक्स की या कितनी डेंसिटी है हमारी एग्रीगेट की, वो सब निकालने के लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं. अब देखो, जो ऊपर हमने फेज डायग्राम बनाया था, ठीक है, मिक्स का, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल एग्रीगेट को लेकर के बनाऊं, उसको सिंगल एग्रीगेट का मतलब एक पूरे बॉक्स में सिर्फ एक एग्रीगेट है, उस एग्रीगेट को मैंने लाल से दिखा रखा है और उसका वॉल्यूम है अपना V1. ठीक है, बिटुमिन हमने जो नीले से दिखा रखा है उसका कुछ पोर्शन V3 इसमें पेनिट्रेट कर गया है और कुछ स्पेस रह गया है जो उसको हमने बोल दिया है V2. ये एयर का या वॉइड का स्पेस हो गया. इसके बाहर जो थिन फिल्म बनी हुई है बिटुमिन के नीले से, ये हमने यहाँ पर V4 बोल दिया इसका वॉल्यूम, और V5 क्या है, जो बाकी एयर का वॉल्यूम है उसको हमने V5 बोल दिया है. तो अगर सिर्फ मान लो मिक्स में सिर्फ एक ही एग्रीगेट होता तो उसको मैंने इस तरह करके दिखा दिया है. पूरे मिक्स का बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी GMB वो होती है, GMB क्या है, मतलब हमको वेट पर वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी. तो वेट जब हम लेंगे GMB यानी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स GMB निकालने के लिए हमको एग्रीगेट का वेट लेना है, बिटुमिन का वेट लेना है ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल जितना वॉल्यूम है मिक्स का. ठीक है, हमको एयर को भी नहीं छोड़ना, हमने सारे जितने वॉल्यूम है उन सबका समेशन कर दिया. तो जो हमको डेंसिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी बल्क डेंसिटी ऑफ मिक्स. इसमें से
अगर हमने ये जो एयर वाला पार्ट है उसको अगर हम हटा दें, ये V5 वाला, तो जो डेंसिटी निकल के आती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ मिक्स। तो चीज़ें तो सब सेम ही नहीं, क्योंकि वो एयर का तो कोई वेट होता नहीं है। तो ऊपर का वेट में क्या आएगा हमारा एम ऑफ एग्रीगेट और एम ऑफ बिटवीन पहले की तरह, और जो नीचे हमारे वॉल्यूम आएंगे उसमें सिर्फ क्या आएगा V1 V2 V3 और V4। V5 यानी जो बाहर का एयर था वो हट गया। ये V2 इसलिए इंक्लूड हो गया क्योंकि V2 हमारे एग्रीगेट के अंदर है। ठीक है, ये होती है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एग्रीगेट का मतलब क्या है? ये जो हमने लाल वाला पोर्शन दिखा रखा है ये है एक सॉलिड एग्रीगेट है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मास ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है, अगर हम पूरा टोटल वॉल्यूम ले लें, ये जो हमने डॉटेड से दिखा रखा है ऊपर, ये जो डॉट, मान लो कि कुछ ऐसा हमारे एग्रीगेट होता, तो कितना पोर्शन विटामिन का एब्जॉर्ब हो गया उसको भी हम इंक्लूड कर दें, कितना एयर वॉइड रहेगा V2 उसको भी इंक्लूड कर दें, और कितना एक्चुअल जो सॉलिड पार्टिकल था हमारा V1 इसको भी इंक्लूड कर दें, तो ये एक हमारा एक वॉल्यूम हो गया। तो मास ऑफ एग्रीगेट अपॉन ये V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीन वॉल्यूम को हम देते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, GSB। इसमें से अगर हम V3 यानी ये विटामिन हटा दें, सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, ऐसे मैंने कर्व बना दिया। ठीक है, ऐसा अगर हमने विटामिन ले लिया, एग्रीगेट ले लिया जिसमें से हमने विटामिन हटा दिया, तो वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। V3 यानी एब्जॉर्ब्ड विटामिन को हम हटा देते हैं। और फिर आता है अपना एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, यानी सिर्फ हम सॉलिड पार्टिकल लें, इस एयर को भी हटा देते हैं, तब जो निकल के डेंसिटी आती है उसको हम कहते हैं एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल रही है कि जी ऐसे जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे कम है। मास ऑफ एग्रीगेट यानी मास ऑफ पार्टिकल तो सबका सेम ही है, नीचे का वॉल्यूम बदलता जा रहा है, जिसके हिसाब से हम उसको एपरेंट, इफेक्टिव या बल्क बोल दे रहे हैं। तो जो एपरेंट होगा इसमें सिर्फ सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम ले रहा है तो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद अपना इफेक्टिव ग्रेविटी ऑफ सॉलिड आएगा, और सबसे हल्का होगा GSB, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स में भी देखेंगे तो GMM हमारा सबसे बड़ा होगा, और उससे छोटा होगा अपना बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। क्यों? क्योंकि हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में एयर को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, वॉल्यूम नीचे का बढ़ जा रहा है। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन, वो होता है हमारा MB यानी मास ऑफ विटामिन डिवाइडेड बाई V3 प्लस V4। देखो ये जितना भी नीला वाला पोर्शन है वो सब पूरा पूरा विटामिन है, तो पूरे मिक्स में जितना भी हमने विटामिन मिला रखा है वो V3 और V4 ही हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ और कुछ थिन फिल्म बना दिया। मास ऑफ विटामिन कितना मिलाया था वो MB हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी थी विटामिन की। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी यहाँ पर सेम ही चीज़ है। तो ये हमारी डेंसिटीज हो गई। इन डेंसिटी का रोल क्या है? तो ये सारी डेंसिटी हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम। हमको ये पता है कि हम कितना कितना वेट मिला रहे हैं, और अगर हमको ये पता है कि जो भी हम वेट मिला रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी कितनी है, तो हम ये बता पाएंगे कि वॉल्यूम कितना कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो इतना बड़ा है वो आप बाद में घर में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन चीज़ें इसने दे रखी हैं वो ये दे रखा है कि कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर पार्टिकल, इन तीनों की उसने स्पेसिफिक ग्रेविटी या एक तरह से हम कहते हैं डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, इन तीनों का मास भी दे रखा है, ये इतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, या इतने परसेंट है। विटामिन की भी डेंसिटी दे रखी है और उसका भी मास दे रखा है, यानी हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं बहुत चीज़ों का। अच्छा, हम यहाँ पर ये वॉल्यूम वगैरह निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि अब जब आपने ऊपर से फेज डायग्राम पढ़ा था तो उसमें मैंने बात किया था एक VMA का, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, एक बात किया था हमने VFB का, वॉइड्स फिल्ड विद बिटवीन। ठीक है, और हमने बात किया था परसेंटेज एयर वॉइड। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वॉल्यूम है, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं जो मिक्स है उसके ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, मिक्स कितना अच्छा है, कितना ड्यूरेबल है, उसका स्किड रेजिस्टेंस कैसा है, या उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, वो डिपेंड करता है कि ये जो वॉल्यूम है वो कितने हैं। इसलिए इस न्यूमेरिकल में हमसे VMA, VFB ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। अभी पहले ये देख लेते हैं कि इनको निकालते कैसे हैं, फिर इसका हम रोल देखेंगे कि रोल क्या है इन सब चीज़ का एक मिक्स में। तो खैर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन और मास ऑफ विटामिन दे रखा है।
मास ऑफ मिक्स एयर में इसने दे रखा है कि 1245 ग्राम था। जब मिक्स में हमने पैराफिन की लेयर चढ़ा दी तब उसका वेट इतना हो गया। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ पैराफिन। तो कहीं यहाँ पर निकाला है, आगे निकाल देंगे। और हमको क्या दे रखा है कि इसी पैराफिन चढ़े हुए मिक्स को हमने पानी में डाल दिया और तब वो इतने ग्राम हो गया। पैराफिन इसलिए चलाता ताकि पानी ना घुसे। अच्छा, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फोर्स लगा रहा होगा वाटर ऊपर की ओर। ठीक है, तो और क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन दे रखा है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन दे रखा है। मैंने बताया था कि अभी हम मास कैसे निकाल पाएंगे पैराफिन का, तो हमको पैराफिन का वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। और हमको GMM दे रखा है वैक्यूम टेस्ट के द्वारा। GMM क्या था, मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, क्योंकि M लिखा है ये फॉर मिक्स। मिक्स में सब कुछ आ जाता है, एग्रीगेट, बिटवीन, एयर, सब कुछ। ठीक है, तो ये GMM का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने एयर हटा रखा है, तब इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारे सॉलिड की, मिक्स की। आपको पता है एक GMM था और एक GMB था। कौन बड़ा होता था, GMM बड़ा होता था। खैर, अच्छा, अब एक चीज़ ये देख लेते हैं कि मैंने ये बताया था कि जब पानी में डालेंगे तो फोर्स एक ऊपर की ओर लगेगा, बुयॉन फोर्स। वो फोर्स कितना लगेगा, दोनों डिफरेंस, जब हमने एयर में वेट किया सैंपल का और एक बार हमने सैंपल को वाटर में वेट किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वेट तो ऊपर की ओर पानी लगा रहा होगा, तभी वो हल्का हो गया। तो यहाँ से हमको फोर्स ऑफ वाटर पता चल गया। और एक्चुअल फोर्स ऑफ वाटर कितना लगता है वो आपको पता है कि अगर किसी वाटर पे कोई भी चीज़ डालते हैं तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर देता है वाटर, उसको अगर हम वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं उतना ही बुयॉन फोर्स उस सैंपल पे लगता है या उस चीज़ पे लगता है। तो एक्चुअल फोर्स कितना होता है, गामा वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अब गामा ऑफ वाटर 1 ग्राम/cc हमको पता ही है। हमने ऊपर और पानी में और एयर में दोनों वेट निकाल रखा था, तो हमको ये पता चल गया कितना फोर्स एक्चुअल लग रहा होगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितना मिक्स प्लस पैराफिन का वॉल्यूम होगा। यहाँ से हमको पूरे मिक्स का वॉल्यूम पता चल गया, जिसमें पैराफिन भी है, लेयर जिसकी चढ़ी हुई है। तो हमको ये पैराफिन की लेयर हटानी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि एक्चुअल वॉल्यूम कितना था मिक्स का। ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन क्या होता है, वेट में अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का या डेंसिटी का डिवाइड कर देंगे तो हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। पैराफिन के इसीलिए इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 पहले दे रखी थी क्वेश्चन में, वेट 50.6। ये वेट हमने कैसे निकाल लिया 50.6, देखो ये है 1295.8 हमने वेट किया था सबसे पहले पैराफिन प्लस यहाँ से मास ऑफ मिक्स प्लस पैराफिन इन एयर इतना है और मास ऑफ मिक्स केवल एयर में इतना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस से हमको ये पता चल जाएगा कि कितना वेट हमने पैराफिन मिला रखा है। तो 50.6 ग्राम निकाल रखा था। डेंसिटी दे रखी है पैराफिन की, तो हमको यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पैराफिन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ पैराफिन निकाल के कितना आ गया 56.22 cc। ठीक है, 56 cc। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्स कितना हो जाएगा, 592 हमको ये निकल के आया था मिक्स प्लस पैराफिन, उसमें से हमने पैराफिन का हटा दिया तो हमको पता चल गया सिर्फ सैंपल का कितना वॉल्यूम निकल के आया। तो ये जो हमने पैराफिन वाला जो तामझाम कर रहे थे, हमारा पर्पस क्या था कि पूरा वॉल्यूम ऑफ मिक्स निकालना। अब आप सोचेंगे कि सिंपल हम वॉल्यूम को नाप ही क्यों नहीं लेते, हमको इसका डायमीटर पता ही है, हमको इसकी थिकनेस पता ही है, तो सिंपल हम πr² h का फॉर्मूला लगा करके सॉरी इसको हम वॉल्यूम निकाल दें। तो उससे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा जितना एक्यूरेट हमको चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब आप पानी में किसी सैंपल को डुबाते हैं तो आप पानी का कितना वेट है एग्जैक्टली नाप सकते हैं और उसके आधार पर आप पूरा वॉल्यूम काफ़ी प्रिसाइज नाप सकते हैं, काफ़ी एक्यूरेट आप नाप सकते हैं। आप चाहते तो इसको स्केल से नाप सकते थे, बट आपके रिजल्ट इतने एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो इसलिए क्योंकि हमको पानी की मदद लेनी है तो हमने पैराफिन वगैरह लगाया और तब जा करके हम ये चीज़ निकाल पाए जो हमारा मेन पर्पस था कि वॉल्यूम ऑफ मिक्स कितना है। अब हमको मास ऑफ मिक्स तो हमको पहले ही पता था, हमने एयर में उसको नाप रखा था। वॉल्यूम हमको मिक्स अभी पता चल गया, तो हमको इससे एक चीज़ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, जो होता है मास ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स। वॉल्यूम मिक्स हमने अभी निकाल दिया, मास हमको पहले से पता था। अच्छा,
ठीक है, अब देखो एक हमको, क्योंकि हमको जो एग्रीगेट है वो उसने फिलर में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट अलग अलग दे रखा है, उनकी अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। हमको क्या चाहिए कि इसकी रिजल्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको सिर्फ एग्रीगेट की चाहिए। तो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करें, अब हमको क्योंकि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तीनों चीज की, तो किसने क्या लिखा है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम, लेकिन मैं बल्क बोल रहा हूँ यानी इसमें एयर भी ऐड है, लेकिन हम सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की बात कर रहे हैं, एस लिखा हुआ है यानी सिर्फ एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो तीनों को जब एग्रीगेट को मिलाया तो उसकी सिर्फ सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो वो हमने यहाँ निकाला, वेट अलग अलग पार्टिकल का कितना है, 55 + 30 + 10 निकल के आएगा कुछ 95। 95 क्यों, क्योंकि हमने 5% बिटुमिन मिला रखा होगा। ठीक है, और ये है अपना नीचे वॉल्यूम, जो 55% जो है, सपोज कोर्स एग्रीगेट है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वेट 55% डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी 2.5 दे रखी है क्वेश्चन पे। देखो पहले कोर्स एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी मास दे रखा है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये वॉल्यूम कोर्स एग्रीगेट का, ये वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट का, ये वॉल्यूम फिलर का, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जितने भी एग्रीगेट मिला रखे हैं उन सबका टोटल वॉल्यूम पता चल गया। ऊपर हमको जितने भी एग्रीगेट मिला रखे हैं उनका मास पता है, इतने परसेंटेज इतने परसेंटेज इतने परसेंटेज, डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगी डेंसिटी। तो ये निकल के आ गया हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। क्यों निकालना है, ताकि हम एक चीज निकाल सके। देखो क्योंकि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड होता है मास ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई V1 + V2 + V3। V1 + V2 + V3 क्या थे, ऊपर देखो ये चीज अभी अभी हमने निकाली GSP, V1 V2 V3। V1 क्या है, सॉलिड, V2 एयर और V3 हमारा एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन। ठीक है, मास ऑफ एग्रीगेट हमने पता ही है कितना, 1182.94। कहाँ से निकाला हमने, क्योंकि हमको पता है 95% ऑफ मास है टोटल मिक्स का, 95% विच निकाला, 55 30 10 95। तो यानी लगभग 1182 ग्राम हमने मिलाया होगा, क्योंकि टोटल वेट तो पता ही है हमको मिक्स का, तो हमको सिर्फ मास ऑफ एग्रीगेट पता चल गया। तो मास ऑफ एग्रीगेट में हमने V1 + V2 + V3 से डिवाइड करेंगे और वो हमारे GSB के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी, V1 + V2 + V3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। अच्छा, और क्या चीज़ हमको पता है, क्योंकि हमने अभी अभी वॉल्यूम ऑफ पूरे मिक्स का निकाल रखा था, ये कितना 535.877। तो V1 + V2 + V3 + V4 + V5 जितना सारा वैल्यूम है इंक्लूडिंग एयर, वो 535.877 होना चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई। बिटुमिन की बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.1। ठीक है, बिटुमिन कितने परसेंट मिला रखा है, 5%, क्योंकि 95% तो एग्रीगेट है तो 5% बिटुमिन होगा। मास ऑफ बिटुमिन कितना है, 1245 का 5%, 62 ग्राम निकल के आ गया। 62 ग्राम हमने यहाँ रखा तो हमको वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन का मतलब V3 + V4 एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन और इफेक्टिव बिटुमिन, इनका समेशन मिल गया इक्वेशन नंबर 3। GMM क्वेश्चन में दे रखा था, GMM क्या है, मास ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाई V1 V2 V3 V4। मैंने कहा था कि ये मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स होता है, यानी इसमें एयर नहीं होता, इसलिए इसने V5 का पोर्शन हटा दिया। तो हमको एक V1 V2 V3 V4 के बीच में एक इक्वेशन निकल के आ गई, ये होगी हमारी चौथी इक्वेशन। तो एक तरह से हमको 4 इक्वेशन मिल गई, एक ये और एक हमने पीछे से निकाली थी। इन चारों इक्वेशन में सिर्फ वॉल्यूम के टर्म है, V1 V2 V3 V4। इन चारों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको 4 सोल्यूशन मिल जाते हैं, V1 + V2 V3 V4 और V5 के। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ रहा था। पहला था बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, GMB। अब आपको पता है कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स का मतलब क्या होगा, मास ऑफ मिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्स। क्योंकि बल्क पूछ रहा है इसका मतलब इसमें एयर भी इंक्लूड होगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स पूछ रहा होगा। मास ऑफ मिक्स 1245 जो कि उसने हवा में नापा था। वॉल्यूम ऑफ मिक्स कितना होगा सभी का, यानी V1 + V2 + V3 + V4 + V5। ये हमने निकाल लिया था अभी पैराफिन वाले केस से, 535 निकल के आ गया। तो 2.32 हमारा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स निकल के आ गया।
फिर है एक वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट मैंने बताया था कि जैसे ये अगर मैं फेज डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ तक एग्रीगेट, यहाँ तक बिटुमिन, और इसके ऊपर मान लो ये एयर है। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट में क्या क्या होता है, एयर प्लस बिटुमिन, ये हो गया हमारे वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। अब यहाँ पर जो बिटुमिन होता है वो होता है हमारा इफेक्टिव बिटुमिन। हमने यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन नहीं लिया, ये जो अंदर के पोर्स में घुस गया था वो हमने नहीं लिया। तो ये हो गया इफेक्टिव बिटुमिन प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इफेक्टिव बिटुमिन क्या हुआ करता था, आप ऊपर वाले डायग्राम में देखेंगे तो वो पता चलेगा कि V4 जो बाहर की ओर फिल्म बना रहा था वो हमने V4 बोला था। V4 प्लस V5 क्या है, एयर बाहर की। इन दोनों का समेशन निकल के आ गया इतना। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितना निकल के आएगा, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट 71 सीसी निकाला, टोटल वॉल्यूम 535 सीसी था, यानी 13.33% अपना VMA निकल के आ गया। फिर क्या होता है हमारा पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर, कितने परसेंट एयर है। तो ऊपर वाले सिंगल डायग्राम में देखेंगे V5 वाला एयर था अपना, देखो यहाँ पर ये V5 अपना एयर है, इसने एयर पूछा है। V4 प्लस V5 अपना इन दोनों का समेशन कितना था, VMA था। खैर यहाँ पर हमारा एयर भी निकल आएगा। V5 हमने इक्वेशन ऊपर सॉल्व की है, 25 परसेंटेज में बता दो तो 4.8%। फिर क्या पूछ रहा था, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन यानी कि VMA का कितना परसेंट बिटुमिन है। VMA मैंने बताया था कि सिर्फ इफेक्टिव बिटुमिन को ही अकाउंट फॉर करता है। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट में कितने परसेंट बिटुमिन है, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय VMA मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर हमको परसेंटेज में बताना है। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन हमारा V4 था, V4 हमने इक्वेशन सॉल्व करके निकाल ही लिया, तो ये निकल गया 63.94%। ये हमारा VFB भी निकल गया। और पूछा है कि परसेंटेज ऑफ बिटुमिन एब्जॉर्ब, यानी जितना भी हमने बिटुमिन डाला उसका कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो गया, कितना परसेंट पोर में घुस गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V3 क्या था हमारा, ऊपर आप एग्रीगेट में देखेंगे तो V3 है हमारा एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 क्या है, मैंने कुछ ऐसा एग्रीगेट बनाया था, ये इसमें से ये अपना जो एब्जॉर्ब हो गया था वो है हमारा V3, ये था V2, और एग्रीगेट का सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम था V1। तो कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो गया, यानी V3 कितना परसेंट है, तो उसने क्या V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू 100, ये निकल के आ गया 2.408% बाई वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो ये क्वेश्चन उसने न्यूमेरिकल में इतने सारी चीज़ें पूछी थी कि VA बताओ, VMA बताओ, VFB बताओ। अच्छा, ये सब चीज़ें हम क्यों निकाल रहे हैं, इतने सारे वॉल्यूम निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको कोड ने कुछ लिमिटेशंस दे रखी है कि जब भी आप मिक्स बनाएं तो आपका VMA यानी वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इतना होना चाहिए, वॉइड ऑफ एयर इतना होना चाहिए, VFB इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमको कोड ने लिमिट कर रखी है कि कोई भी आप मिक्स बनाएंगे ताकि मिक्स अच्छा बन पाए। तो इसलिए कैसे हम निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पर करवा दिया है। न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा है इसलिए आप इसको एग्जाम में नहीं पूछूंगा, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। फिर वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। तो ये था हमारा फेज डायग्राम, और फेज डायग्राम पे मैंने खूब सारे टर्म बता रखे थे कि क्या होता है VMB, क्या होता है VMA वगैरह वगैरह। तो मार्शल ने क्या किया कि उसने कुछ हमको 6 ग्राफ दे दिए और ये बताया कि जैसे जैसे हम विटामिन कंटेंट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो ये जो हमने अभी ऊपर निकाला था ना, VMA कितना होगा, VFB कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड कितना होगा, वो कैसे कैसे वेरी करेगा वो उसने एक चार्ट के रूप में हमको बना के दे दिया। अब क्या है कि जैसे ऊपर के न्यूमेरिकल में हमने कुछ निकाला था कि VMA इतने परसेंट है, VFB इतने परसेंट है, VA इतने परसेंट है, तो वो हमने निकाला था सिर्फ एक पर्टिकुलर विटामिन कंटेंट पे। देखो 5% विटामिन दे रखा था उसने, क्योंकि हमारा 95% था सॉलिड पार्टिकल एग्रीगेट, तो बाकी जो हमारा 5% था वो है हमारा विटामिन। और उस केवल एक 5% के विटामिन के लिए हमने निकाला था कि वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट कितने होंगे, उन वॉइड्स में विटामिन कितने परसेंट फिल होगा, जो भी वॉइड्स है उसमें एयर का परसेंटेज कितना होगा। अगर हम ऐसे ही 4% अगर विटामिन मिलाते हैं सेम सैंपल पे तो उसके लिए VMA, VFB और परसेंटेज VA कुछ अलग निकल के आते, 3% मिलाते हैं तो कुछ अलग निकल के आते, 6% मिलाते हैं तो कुछ अलग निकल के आते। तो क्या है कि जो हमारे
ये वॉल्यूमेट्रिक जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम कितने परसेंट ऑफ बिटुमिन मिला रहे हैं। एक बार हमने ड्राई मिक्स बना लिया, कितने परसेंट बिटुमिन मिला रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं कि ये हमारे वीएमए, वीएबी और वीए के टर्म क्या क्या आ रहे हैं। तो मार्शल ने क्या किया कि एक कुछ चार्ट दिए जिसमें उन्होंने क्या किया कि बिटुमिन का कंटेंट बदला और ये बताया कि ये सारे वॉल्यूमेट्रिक पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं। मान लो जैसे हम वॉइड की बात करते हैं, ये अपना वीए परसेंट है, यानी कितने परसेंटेज ऑफ एयर है। तो क्या होगा कि जैसे मिक्स में जैसे जैसे हम एसफॉल्ट कंटेंट या बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि जितनी भी वॉइड है वो सारे वॉइड को एसफॉल्ट फिल करने की कोशिश करेगा, तो एयर कम होती जाएगी। तो एयर का देखो यहाँ ग्राफ डाउनवर्ड है, जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ एयर हमारे वॉइड्स में कम होती जाएगी। ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, जैसे जैसे हम परसेंटेज ऑफ बिटुमिन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वी बढ़ता जाएगा। वी क्या होता है? वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। अब मान लो कि हमारा ये पूरा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक मान लो, हम मान लो एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन को निगलेक्ट कर दिए, जो भी बिटुमिन है मान लो सब इफेक्टिव है, ठीक है, और ये नीचे वाला अपना सॉलिड है यानी ये एग्रीगेट और ये हमारी एयर है। तो ये होता था हमारा VMA, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, कितने परसेंट वॉइड है। जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे एयर के लिए जगह कम बनती जाएगी, तो क्या होगा? एसफॉल्ट कंटेंट बढ़ाने से वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो हमारा वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट है, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट का मतलब एयर और इफेक्टिव बिटुमिन, इसका समेशन। जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते हैं वैसे तो ये चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, जैसे आप ऊपर के फिगर से देखें देखो अब इस वाले फिगर में VMA क्या था? ये, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ बिटुमिन क्या है? ये चीज़, और ये है इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। तो अब हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे VFA बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये लाइन ऊपर होती जाएगी, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम VFA घटाएंगे यानी परसेंटेज ऑफ बिटुमिन घटाएंगे, ये लाइन नीचे आती जाएगी यानी हमारा परसेंटेज ऑफ एयर बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम घटता जाएगा। लेकिन जो VMA है वो जो देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, हम इसको चाहे जो यहाँ तक भी ले जाएं चाहे यहाँ तक भी ले जाएं, ये चीज़ तो हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जब हम वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन बढ़ाते हैं तो जैसे हमारा सॉइल के केस में केस होता था कि सॉइल मिक्सचर में जैसे हम पानी मिलाते थे तो क्या होता था कि उनके बीच का लुब्रिकेशन इफेक्ट के कारण मिक्स और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता जाता था। इसी तरह यहाँ पर भी जब हम बिटुमिन्स का मिक्स बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि एग्रीगेट को लेकर के उसमें बिटुमिन मिला रहे हैं और उसके बाद उसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करके एक शेप में ला रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। तो जब हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ा करके उसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का लुब्रिकेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो ज़्यादा डेंस फॉर्म में अपने आप को एक्वायर कर ले जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट आ जाते हैं उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट आ गए तो मतलब हमारे लिए वॉइड और मिनरल एग्रीगेट कम हो गया। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम बिटुमिन का कंटेंट बढ़ाएंगे, लुब्रिकेशन बढ़ा तो क्या हुआ? जितने भी सॉलिड पार्टिकल वो सब और पास आ गए और अच्छे से अरेंज्ड हो गए और वॉइड्स कम हो गए। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट क्या हो गया? घट गया। ठीक है, और लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तो VMA घटता जाएगा। एक पर्टिकुलर समय के बाद क्या होगा कि बिटुमिन जब मिक्स में डालेंगे तो VMA बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब बिटुमिन क्या कर रहा है कि लुब्रिकेशन इफेक्ट जितना हो सकता था वो खत्म हो गया। अब बिटुमिन अपनी जगह एक्वायर करने लग गया, यानी जिस पॉइंट पे एग्रीगेट आ सकते थे उस पॉइंट पर अब बिटुमिन आ जा रहा है उस स्पेस पे। इससे क्या हुआ कि पूरे मान लो कि जैसे जैसे हम ज़्यादा बिटुमिन मिलाएंगे तो क्या है कि एग्रीगेट पार्टिकल अलग अलग रह गए और पूरे में बिटुमिन आ गया। तो क्या हो रहा है कि वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट बढ़ना शुरू हो गए। मिनरल एग्रीगेट में इतने ज़्यादा वॉइड है जहाँ तक पूरा बिटुमिन आ जा रहा है। तो इसलिए वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट का जो हमारा चार्ट होता है वो बिटुमिन के साथ कुछ इस तरह वेरी करता है। पहले जैसे जैसे हम बिटुमिन कंटेंट बढ़ाएंगे
वॉइड से मिनरल एग्रीगेट कम होते जाएंगे और हमारा कॉम्पैक्टेड सैंपल बनता शुरू हो जाएगा। जैसे फिर एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वॉइड से मिनरल एग्रीगेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि बिटुमिन अपने स्पेस एक्वायर करने लग गया और एग्रीगेट कम होने लग गए। अच्छा, तो जो हमारे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी कुछ ऐसे ही वेरी करेगा। जैसे जैसे हम एसफॉल्ट कंटेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो काफ़ी कॉम्पैक्टेड और डेंस मिक्स बनेगा, तो डेंसिटी हमारी बढ़ेगी। और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा कि हमारी डेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी क्योंकि विटामिन आने लग गया स्पेस में। विटामिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.0 समथिंग, 1.04। अगर उसकी जगह पर हमारा एग्रीगेट होता तो उसकी डेंसिटी कितनी होती, 2.65। तो देखो उस स्पेस में जब हम विटामिन आने लग गया तो डेंसिटी बहुत कम हो गई। तो इसलिए एक पर्टिकुलर सॉल्ट कंटेंट के बाद डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ये जब हम स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहे थे विटामिन में, विटामिन के मिक्स में हमने क्या किया था कि ऊपर से लोड लगाया था और देखा था कि कितने कंटेंट के बाद वो हमारा फेल हो जाना शुरू हो जाता है, कितने कंटेंट पर, सॉरी कितने लोड पर सैंपल फेल हो जाता है, उसको हम कहते थे स्टेबिलिटी। तो ये देखा गया कि जब विटामिन कंटेंट कम है तब स्टेबिलिटी कम होती है, यानी बहुत ही कम लोड पे वो टूट गया, फेल हो गया। जैसे जैसे हम विटामिन कंटेंट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि बॉन्डेज बढ़ता जाता है। बॉन्डेज बढ़ने से क्या हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब लोड देने की क्षमता बढ़ गई, वो अब ज़्यादा लोड पे टूट रहा है। पर उससे ज़्यादा जब हम विटामिन कंटेंट मिलाना शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के आगे, तो क्या हो जा रहा है, मैंने जैसे कि ऊपर बताया था कि डेंसिटी हमारी घटनी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि अब एग्रीगेट उस स्पेस पे नहीं रहा, विटामिन उस स्पेस पे आना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि डेंसिटी घट गई और स्टेबिलिटी घट गई, क्योंकि हमको एग्रीगेट ही जो था वो हमको स्टेबिलिटी दे रहा था, एग्रीगेट ही तो था जो ज़्यादा लोड ले रहा था। अब विटामिन हम इतना ज़्यादा मिला दें कि एग्रीगेट कुछ रहे ही नहीं, तो क्या होगा, जल्दी फेल हो जाएगा लोड पर। तो इसलिए एक पर्टिकुलर कंटेंट के बाद हम अगर ज़्यादा विटामिन मिलाएंगे तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, लोड लेने की कैपेसिटी मिक्स की कम होती जा रही है, और इसका ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन के आ जाता है। मार्शल फ्लो क्या था, जब हम अपने सैंपल पे लोड लगा रहे थे तो डायल गेज था हमारा साइड में, वो ये बता रहा था कि कितना हमारा सैंपल दबता जा रहा है, कितना ये छोटा होता जा रहा है, कितना वो फ्लो होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम विटामिन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे आपको पता है कि सैंपल की प्लास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा लिक्विफाइड टाइप का हमारा मिक्स बनता जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे विटामिन कंटेंट बढ़ाएंगे मार्शल फ्लो बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डिफॉर्म होने लग जाएगा विटामिन। तो उसका चार्ट कुछ ऐसे बन के आएगा। तो ये कुछ 6 चार्ट है जो हमको पता करने थे कि विटामिन कंटेंट को वेरी करने पर ये चीज़ें हमारी कैसे बदलती हैं। अब देखो इसने क्या किया, जब चार्ट बनाया तो उसने कुछ खूब सारे स्कैटर्ड पॉइंट बना रखे हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, न्यूमेरिकल जो हमने किया था 5% विटामिन था, तो देखो 5%, ठीक है, ये इस 5% विटामिन के करस्पॉन्डिंग उसने एक पॉइंट रखा, VA परसेंटेज निकाला जैसे हमने पीछे निकाला था VA, और वो उसने यहाँ पर पॉइंट रख दिया ऐसे करके। उसी 5% के करस्पॉन्डिंग उसने VFA निकाला, ठीक है, ये तो कुछ हमारा इतना निकल के आ गया, वॉइड्स फिल्ड विद विटामिन कुछ 90%। उसी 5% विटामिन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाला, VMA निकाला था अभी पीछे, तो VMA कुछ निकल के आ गया, सपोज इतना, कितना 12.8% सपोज, ठीक है। तो क्या है कि हमने जो भी मिक्स मुझे बनाना है तो उसका हमने ये सारे पैरामीटर्स निकालते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह हम खूब सारे टेस्ट करेंगे। पहले हमने 5% विटामिन निकाला, फिर 4%, फिर 6%, ऐसे करके हमने सभी वैल्यू इस तरह करके स्कैटर्ड में पुट की, और उसके बाद हम एक लाइन बनाते हैं ऐसे करके, जैसे यहाँ पर लाइन बना रहा है। इसका ट्रेंड ऐसा ही क्यों आ रहा है वो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है कि एक ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट निकालना, जितना विटामिन कंटेंट हमको अपने सैंपल में मिला है कि वो सारी कि वो विटामिन मिक्स हमारा अच्छा बने, मतलब ड्यूरेबल बने, वर्केबल बने, और ट्रैफिक लोड को सहने के लिए सफिशिएंट स्टेबल हो। तो इससे आपको एक चीज़ तो ये पता चल रही है कि स्टेबिलिटी हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल टर्म हो गया। कितने परसेंट विटामिन मिलाने पर वो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है, वो हमारा विटामिन कंटेंट एक तरह से हमारा ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा लोड लेगा, उससे कम विटामिन करेंगे तो कम लोड ले पाएगा, उससे ज़्यादा विटामिन करेंगे तो तब भी कम लोड ले पाएगा।
तो ये कुछ हम चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखो क्या किया है कि हमारे IS कोड ने या IRC कोड ने स्पेसिफिकेशन दे दिए कुछ। उसने कहा कि मान लो कि आप बिटुमिनस कंक्रीट बना रहे हैं या आप डेंस बिटुमिन मैग्नेट बना रहे हैं, तो उसमें मार्शल स्टेबिलिटी 9 किलोमीटर मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। मार्शल फ्लो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए में। परसेंटेज एयर वॉइड 3 से 6 के बीच में होना चाहिए। वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट टेबल के आधार पर टेबल नीचे दे रखी है। वॉइड्स फिल विद बिटुमिन 65 से 75 के बीच में होनी चाहिए। बाइंडर कंटेंट 5 से 6% होना चाहिए कम से कम, ठीक है। इसी तरह DBM के लिए भी सेम चीज़ें हैं कि 9 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से 4 मार्शल फ्लो होना चाहिए, 3 से 6 के बीच में एयर वाइड होना चाहिए। तो जो कोड है उसने हमको बता रखा है कि जब भी हम मिक्स तैयार करेंगे तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होने चाहिए हमारे मिक्स की। अच्छा, VMA मैंने बताया था कि नीचे टेबल है कि मैक्सिमम नॉमिनल साइज हम क्या ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम VMA कितना होगा, 13 होगा या 14 होगा या 15 होगा। परसेंटेज एयर वाइड पे भी डिपेंड कर रहा है, 3%, 4% या 5%। खैर ये सब अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है जो हमने डायरेक्टली कोड से मैंने उठाई है। कोड की टेबल नंबर 8 है, IRC कोड है 111 IRC 10 2009। उसमें टेबल नंबर 8 है जो ये बताता है कि आप जब मार्शल मिक्स डिज़ाइन बनाएं तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हों। जैसे कि मिनिमम स्टेबिलिटी 9, जो भी ऊपर मैंने बताया था 9 किलोमीटर होना चाहिए। मार्शल फ्लो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। मिनिमम फ्लो 2 होना चाहिए और मैक्सिमम फ्लो 4 mm होना चाहिए। ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया कोड ने क्यों रखा हुआ है ये भी मैं नीचे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देखिए कि जो स्टेबिलिटी और फ्लो, ये तो आप मार्शल टेस्ट निकालेंगे। आपने मिक्स तैयार किया और उसका सैंपल बनाया, सैंपल के बाद आपने मार्शल टेस्टिंग मशीन में रखा और कितना लोड है वो निकाल लिया और कितना फ्लो निकल के आ रहा है वो निकाल लिया। अगर लोड हमारा 9 किलोमीटर निकल के आ रहा है या 10 किलोमीटर निकल के आ रहा है तो अच्छी बात है। इसी तरह फ्लो कितना निकल के आ रहा है, अगर सपोज 1 mm का ही फ्लो निकल के आया, इसका मतलब आपने स्टिफ बिटवीन बना दिया। अगर आपने 5 mm का फ्लो निकल के आ गया यानी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक कर दिया। तो मैक्सिमम और मिनिमम का भी क्राइटेरिया दे रखा है कोड ने। इसी तरह परसेंटेज एयर वॉइड कितनी होनी चाहिए, वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन कितना होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो कितना होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो क्या होता है कि जो हम मिक्स तैयार करते हैं, सपोज उसका ये सैंपल है सिलेंडर शेप में, इसको पहले हम इसकी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऊपर से और नीचे से लोड लगाएंगे और देखेंगे कि कितने लोड पर ये क्रैक हो जा रहा है। तो पहली बार हम क्या करेंगे, सैंपल को हम ड्राई रखेंगे और उसमें लोड लगाएंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, सैंपल को सैचुरेट कर देंगे, इसको पहले पानी में डालेंगे, फिर इसको जमाएंगे, फिर उसके बाद उसको सुखाएंगे, यानी वेदरिंग एक्शन एक तरह से दे रहे हैं। और उसके बाद फिर से इसमें लोड लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितने लोड पर ये टूट जा रहा है, ये क्रैक हो जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम लगाते कंप्रेशन है, बट ये जो क्रैक बनता है वो क्रैक बनता है ऐसे और ऐसे टेंशन जनरेट होने के कारण। किसी भी सिलेंड्रिकल शेप के आप स्पेसिमेन में ऊपर से लोड लगाते हैं और अगर वो ऐसे टूट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो क्रैक्ड पोर्शन है वहाँ पर इस तरह का टेंशन फॉर्म हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम टेंशन निकालना चाहते हैं कि कितना टेंशन बीच के फॉर्म में लग रहा है। तो ये टेंशन कुछ होता है PD/2πt फॉर्मूला। सीधे आप ये याद रखो कि ये हमारा टेंशन कोई फॉर्मूला होगा, स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। वो डिपेंड कर रहा है कि डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन कितना है और कितना कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं, उसके आधार पर हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। फॉर्मूले पर नहीं जाना है आपको, बस ये याद रखना है कि एक बार हमने ड्राई सैंपल पे लोड लगाया और एक बार हमने वेट सैंपल पे लोड लगाया। तो ड्राई सैंपल पे जो हम लोड लगाएंगे तो ज़्यादा लगा ले जाएंगे, वेट सैंपल में लोड लगाएंगे तो कम लगा पाएंगे। तो वेट सैंपल का कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल के आया, सपोज 80 डिवाइडेड बाई ड्राई सैंपल का कितना लोड निकल के आया, 100, क्योंकि ज़्यादा होगा। तो ये जो परसेंटेज निकल के आया वो 80% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 80% से कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने सैंपल को वेदर्ड किया तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो गई, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि वेदरिंग के कारण बिटुमिन और एग्रीगेट के बीच में स्ट्रिपिंग एक्शन ज़्यादा हो गया। स्ट्रिपिंग मतलब एग्रीगेट को बिटुमिन छोड़ना शुरू कर दिया जब इसमें पानी डाला, ठीक है, और इसको जब हमने जमाया तो क्या हुआ कि इनके बीच का एडेशन जो था वो लगभग खत्म हो गया। खत्म होने की वजह से टेंशन को ज़्यादा रोक नहीं पा रहा है और
कम ही फोर्स पर ये टूट जा रहा है। तो अगर ये स्ट्रेंथ रेशियो बहुत ज़्यादा कम हो गया तो स्ट्रिपिंग एक्शन हम मान सकते हैं कि उसमें होने लग गया और वो हमारा वेदरिंग के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ रेशियो आपका 80% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम ये पता करते हैं कि ये जो कोड ने ये सारी लिमिटेशन लगा रखी हैं, ये सब क्यों लगा रखी हैं। देखो अगर हमने स्टेबिलिटी की देखो लिमिट लगा रखी है कि 9 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 9 किलोमीटर से कम हो गया तो क्या होगा, लेस लोड बेरिंग कैपेसिटी, समझ में आ रहा है। हम चाहेंगे कि स्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, मार्शल टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट करेंगे और स्टेबिलिटी निकालेंगे 9 से कम नहीं होनी चाहिए डीबीएम के लिए। ये देखो हमारे सिर्फ डीबीएम डेंस ग्रेडेड बिटुमिन मिक्स के लिए ही ये क्राइटेरिया है, अलग अलग के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। मार्शल फ्लो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। अगर फ्लो वैल्यू अगर बहुत कम हो गई, मतलब लेस प्लास्टिक मिक्स है, मतलब बहुत स्टिफ मिक्स है, मतलब प्री मेच्योर क्रैकिंग। स्टिफ मिक्स में क्या होगा कि ट्रैफिक चलने पर जल्दी क्रैक पड़ जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर के कारण, थर्मल जो हमारा वेरिएशन होता है डे और नाइट का, इसके कारण भी हमारा क्रैकिंग हो जाएगी क्योंकि मिक्स बहुत स्टिफ है, लेस प्लास्टिक है। और अगर यही फ्लो वैल्यू बहुत हाई हो गई, मतलब हाई प्लास्टिक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन एट सरफेस ड्यू टू व्हील लोड। व्हील लोड के कारण क्या होगा, रटिंग पड़ जाएगा, हमारा ऊपर का सरफेस ही टायर के कारण दब जाएगा। इसलिए फ्लो वैल्यू भी मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया दे रखा है। इसी तरह एयर वाइड का भी क्राइटेरिया दे रखा है कि 3% से कम नहीं होना चाहिए, 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी लो अगर एयर वाइड हो गया उसका मतलब क्या हुआ, लेस स्पेस अवेलेबल फॉर मिल्टेड बिटवीन अंडर ट्रैफिक कॉम्पैक्शन। क्योंकि जब हम पेमेंट बिछाते हैं उसके बाद क्या हुआ कि रोड रोलर तो जब चला गया, उसने पूरा पेमेंट बिछा दिया, उसके बावजूद ट्रैफिक कारण कॉम्पैक्शन हमारा हमेशा होता रहता है जब तक हमारी सड़क बिछी हुई है। अगर हमने अपने मिक्स में सफिशिएंट एयर वाइड नहीं दिया, ठीक है, मतलब ये जो मिक्स है उसमें एग्रीगेट और बीच में विटामिन है, ऐसा कुछ करके क्या होता है कि कॉम्पैक्शन के कारण ये जो लेयर है ये कुछ पतली हो जाएगी, ये थिन होगी, तो हमारा जो विटामिन है वो फ्लो करके ऊपर नीचे चढ़ने की कोशिश करेगा, जहाँ पर भी उसको वाइड दिखेगा, जहाँ पर भी उस वाइड में एयर होगा वहाँ पर विटामिन अपना भर जाएगा। तो क्या होगा कि कॉम्पैक्शन के कारण अगर बिटुमिन चलना चाहेगा या वॉइड को ढूंढना चाहेगा और अगर हमने सफिशिएंट एयर वॉइड नहीं देंगे तो बिटुमिन निकाल करके सरफेस पे आ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो क्या होगा, उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है, सरफेस का कुछ कुछ पोर्शन एक तरह से चिकना हो जाता है। इसको अगर आप देखें ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग ऑफ जैसे अब ये फिगर देखें तो इसमें क्या हुआ है, ब्लीडिंग इफेक्ट हुआ है। मतलब जो ये देख रहे हैं जहाँ पर हाथ लगा हुआ है यहाँ पर सरफेस चिकनी हो गई है, इसलिए हो गया क्योंकि सफिशिएंट एयर वॉइड नहीं था और ट्रैफिक लोड के कारण लगातार कॉम्पैक्शन हो रहा है और टेम्परेचर अगर हाई है तो विटामिन बह करके ऊपर निकल के आ गया। अब क्या होगा कि ये सरफेस यहाँ पर चिकना हो गया तो सफिशिएंट स्किड रेजिस्टेंस नहीं मिल पाएगा, तो ये होता है हमारा ब्लीडिंग इफेक्ट। तो अगर हम एयर वाइड बहुत ज़्यादा रख देंगे तो भी दिक्कत है, सॉरी कम रखेंगे तो दिक्कत है क्योंकि ब्लीडिंग हो जा रही है, और बहुत ज़्यादा एयर छोड़ देंगे तो हमारा मिक्स भी पोरस हो जाएगा, लेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिक हो जाएगी और फटीग लाइफ कम हो जाएगी। आपको पता है कि फटीग लाइफ डिपेंड करते थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। पोरस मिक्स बनने पर फटीग लाइफ हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए एयर वाइड का भी उसने लिमिट लगा रखा है कि 3 से 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, फ्लो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए, अभी पता चल गया था। मिनिमम स्टेबिलिटी 9 होनी चाहिए। और क्या दे रखा है, परसेंट वी एफ बी 65 से कम नहीं होना चाहिए और 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है, देखो वी एफ बी अगर हम बहुत कम कर देंगे तो वॉइड फिल्ड विद बिटुमिन, यानी वॉइड में कितना कंटेंट बिटुमिन का है वो बताता है वी एफ बी। इनसफिशियंट बिटुमिन हो जाएगा। बिटुमिन अगर हमारा सफिशियंट नहीं रहा इसका मतलब हमारी जो फिल्म बनी एग्रीगेट के चारों तरफ वो बहुत पतली रही। थिन फिल्म होने से क्या दिक्कत होगी, जो एग्रीगेट हैं उनके बीच में सफिशिएंट बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़,
अगर हमारा थिन फिल्म ऑफ बिटवीन रहेगा तो दोनों जो एग्रीगेट है उनके बीच में रगड़ कुछ ज़्यादा रहेगी, एब्रेशन इफेक्ट ज़्यादा रहेगा और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा एग्रीगेट का। तो इसलिए सफिशिएंट बिटवीन क्लियर नहीं चल पाएगी अगर हमने वॉइड्स फिल्ड विद बिटवीन कम रखे। बहुत ज़्यादा अगर हमने वॉइड्स रख दिए तो उससे क्या हो जाएगा, सॉरी, वॉइड्स फिल्ड विद बिटवीन अगर ज़्यादा हुआ इसका मतलब जितना भी मिनरल एग्रीगेट का वॉइड था उसमें बिटवीन कंटेंट ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली एयर कंटेंट कम हो गया होगा। एयर कंटेंट कम का मतलब क्या होगा, फिर से वही ट्रैफिक लोड के कारण एयर कंटेंट कम है तो निकल करके बिटवीन बाहर आ जाएगा सरफेस पे और ब्लीडिंग इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए कोड ने इसके लिए भी लिमिट लगा रखी है कि इतना से कम नहीं होना चाहिए, उतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक है अपना वॉइड से मिनरल एग्रीगेट वीएमए के भी उसने लिमिट लगा रखी है कि मिनिमम वीएमए आपका 11% हो या 12% हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। वीएमए मतलब वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। जो हमारा मिनरल एग्रीगेट है, नीचे हमारा होता है एग्रीगेट और ऊपर होता है हमारे बिटवीन, उसके ऊपर होता है एयर। वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट का मतलब ये कंटेंट इतना पूरा बिटवीन और एयर को जोड़ करके। अगर ये बहुत कम हो गया इसका मतलब आपने वॉइड बहुत कम छोड़ा है, आपने बहुत ज़्यादा डेंस ड्राई मिक्स का बना दिया है, बहुत ज़्यादा डेंस आपने एग्रीगेट को बना दिया है। तो उससे क्या होगा, वॉइड बहुत कम हो गए और जो फिल्म बनेगी वो बहुत पतली बनेगी। तो वेरी लो अगर हो गया हमारा वॉइड से मिनरल एग्रीगेट तो इनसफिशिएंट स्पेस फॉर बिटवीन टू मेक थिक फिल्म, मतलब हाई एब्रेशन ड्यू टू ट्रैफिक, वही ऊपर वाला केस ये वाला। तो इसलिए वे पे भी हम 11%, 12%, 13% जितना भी कोड ने दे रखा है उससे कम नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो अब हम कैसे चुने कि हमको ये तो पता चल गया कि आईआरसी ने लिमिट लगा रखी है, इससे कम नहीं होना चाहिए वीएमए, इससे कम नहीं होना चाहिए वीएफबी, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए परसेंटेज एयर वॉइड, और इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों को भी लिमिटेशन लगा रखी है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि बिटवीन कंटेंट कितना हो। तो अब जैसे अपने पिछले एग्जाम्पल पे मान लो आपने जैसे बिटवीन परसेंट 5% पे आपने निकाला था सारी चीज़ें, GMM निकाल लिया था। कहाँ से निकालते हैं, वैक्यूम टेस्ट से, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखा था वहाँ पर वैक्यूम टेस्ट से। GMB निकाल लिया था। GMB कैसे निकाला था, आपने पैराफिन में कोट किया था सैंपल को, पानी में डाला था और उसके बाद आपने पैराफिन का वॉल्यूम हटाया, सिर्फ केवल मिक्स का वॉल्यूम निकाला और मिक्स का वेट निकाला, उन दोनों को डिवाइड करके आपने GMB बता दिया था। तो GMM और GMB जैसे ही हमको पता चल गए थे तो हमने परसेंटेज एयर वॉइड, वॉइड से मिनरल एग्रीगेट, वॉइड फील्ड विद बिटवीन, ये सारी चीज़ें हमने निकालनी थी। अपने न्यूमेरिकल में पीछे देखा तो ये कुछ 4%, 14%, 71%, ऐसे आपने कुछ वैल्यू निकाली थी पीछे। स्टेबिलिटी और फ्लो ये हम मार्शल टेस्ट मेथड से निकाल लेते हैं। टेस्टिंग करते हैं कितने किलोन्यूटन फेल होने से पहले लोड सह लिया और जिस समय वो लोड लग रहा था उस समय कितने mm का डायल गेज ने डिफॉर्मेशन दे दिया, वो हो गया हमारी फ्लो वैल्यू। तो आपने 1% ऑफ बिटवीन पे ये इतनी सारी चीज़ें निकाल ली। जब आपको ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट निकालना है तो आप क्या करते हैं कि इस बिटवीन कंटेंट को पहले 4% पे मिक्स बना के देखते हैं, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद 4.25% पे बिटवीन कंटेंट रखते हैं, फिर ये सारी चीज़ें निकालते हैं। फिर 4.5% बिटवीन कंटेंट रखते हैं, फिर ये सारी चीज़ें निकालते हैं। ऐसे करके आपने सपोज एक इस तरह की टेबल तैयार कर ली, ठीक है। परसेंटेज 4% से स्टार्ट किया और 5.5% तक गए। 4% क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिटुमिन कंक्रीट बनाना है तो उसमें कोड ने क्या रखा है कि 4% बिटुमिन कंटेंट होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है ना, बाइंडर कंटेंट, मिनिमम बाइंडर कंटेंट कितना है, टेबल में बनी थी कुछ यहाँ पर, अच्छा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप मान लीजिए कि अच्छा इसके पिछले वाले में लिखा होगा, बाइंडर कंटेंट एज मास ऑफ टोटल मिक्स 5 से 6%, और यहाँ पर डीबीएम बनाना है तो 4% मिनिमम। तो इतना तो आपको परसेंटेज बाइंडर रखना ही पड़ेगा ताकि सफिशिएंट थिक फिल्म टू इंश्योर प्रॉपर कोटिंग ऑफ एग्रीगेट आफ्टर इट्स एब्जॉर्प्शन रिक्वायरमेंट। जितना एब्जॉर्ब हो गया बिटुमिन उसको भी रिक्वायरमेंट को पूरा करे और इफेक्टिव थिकनेस हमारे पास बिटुमिन की बच जाए ताकि फिल्म बना सकें। तो मिनिमम परसेंटेज तो कोड ने पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि 4% स्टार्ट करेंगे और अलग अलग परसेंटेज ऑफ बिटवीन पे हम ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर बताया था चार्ट बनाएंगे कि स्टेबिलिटी 4.2% कितना निकल के आ रहा है, 4.6% पे एक, ठीक है, 5% पे इतना, ऐसे करके हमने एक ग्राफ बनाया और उसको सबसे लीस्ट स्क्वायर फीट पर एक कर्व बना दिया। स्कैटर्ड डाटा को हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया। एक स्टेबिलिटी के लिए हमने बना दिया, देखो पर स्टेबिलिटी का ये है 9.5, 10.3, ऐसा करके हमने खूब सारे चार्ट बना दिए। फ्लो का चार्ट बना दिया और
VMA का चार्ट बना दिया, VFB का चार्ट बना दिया और परसेंटेज एयर वॉइड का चार्ट बना दिया। अब देखो हमको कोड क्या कह रहा है, कोड कह रहा है कि 9% से कम आपको स्टेबिलिटी नहीं रखनी, ठीक है, 9% से कम नहीं रखनी। यहाँ पर आपने जब केवल 4.2% या 3.8% आपने विटामिन कंटेंट मिलाया था, तब 8 निकल के आ रहा है, 10 निकल के आ रहा है, 12 निकल के आ रहा है। सपोज अगर 9 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ कहीं इधर ये हमारी 9 की स्टेबिलिटी। तो क्या करेंगे कि 9 की स्टेबिलिटी का मतलब 4.2 से हमारा ज़्यादा ही रखेंगे विटामिन कंटेंट। 4.2 से जितना ज़्यादा विटामिन कंटेंट रख रहे हैं, हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और कहाँ तक, 5.4 पे भी ये हमारी लगभग 10 के आसपास आ रही है, तो अच्छी बात है। यानी हम कोई भी विटामिन कंटेंट रखें, चाहे 4.2% विटामिन लें, चाहे 4.6% लें, चाहे 5% लें, चाहे 5.4% लें, स्टेबिलिटी हमेशा 9 से ज़्यादा ही आ रही है। फ्लो वैल्यू की उसने लिमिट दे रखी है, सपोज 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए mm। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो 2 mm और 4 mm के करस्पॉन्डिंग देखा कि हमारे विटामिन कंटेंट कितना निकल के आ रहा है। मान लो ये निकल के आया 4.3% और ये निकल के आया 5%। इसका मतलब 4.3% से 5% के बीच में अगर हम विटामिन चूज करेंगे तो वो हमारी फ्लो वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर देगा। इसी तरह VMA हमने निकाला ही था और उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। VMA हमारा कितना होना चाहिए, मान लो कि कोड ने दे रखा है कि 14% से ऊपर हो, तो 14% से ऊपर ये सारी की सारी विटामिन कंटेंट दे रहे हैं, सबका 14% से ऊपर है, तो सारा का सारा जितना भी है वो सब कुछ स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर दे रहा है। VFB कोड कह रहा है कि 65 मिनिमम होना चाहिए और 75 मैक्सिमम होना चाहिए। तो 65 के करस्पॉन्डिंग देखा कि विटामिन कंटेंट कितना है 4.6, 75 के करस्पॉन्डिंग देखा कि विटामिन कंटेंट कितना है 5 सपोज ये 3 है। तो हमारा विटामिन कंटेंट अगर 4.6 से बड़ा होगा तभी अच्छी बात है, और 5.3 से नीचे होगा तब अच्छी बात है। फ्लो वैल्यू कह रहा है कि 4.3 से बड़ा हो तो अच्छी बात है, और 5% से छोटा हो तो अच्छी बात है, इसके बीच में ही रहना चाहिए। और तीसरा ग्राफ हमने बनाया परसेंटेज एयर वॉइड का, VA, किसके साथ, विटामिन कंटेंट के साथ। तो हमारा ये ऐसा चार्ट निकल के आया। ऐसा चार्ट क्यों आता है, मैंने बताया था कि विटामिन कंटेंट बढ़ाने पर परसेंटेज एयर वॉइड हमेशा घटता जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ विटामिन बढ़ता जा रहा है। कोड ने कह रखा है कि 3% मिनिमम होना चाहिए और 5% मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने देखा कि 5.4% हमारा विटामिन होना चाहिए और 5% परसेंटेज और वाइंस के करस्पॉन्डिंग ये आ गया सपोज 4.7। तो 4.7 और 5.4 के बीच में अगर हम विटामिन कंटेंट लेते हैं तो हमारा परसेंटेज और वाइड को भी फॉलो कर रहा है। तो इससे हमको ये चीज़ पता चली कि ये कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए 4.3%, ये ग्राफ कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए 4.6%, ये कह रहा है कि मिनिमम होना चाहिए 4.7%। स्टेबिलिटी और VMA तो कह रहे हैं कि आप चाहे जितना लो, हम हमेशा स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप कौन सा विटामिन कंटेंट डालेंगे, 4.7%, ठीक है। 4.7 क्यों डाल रहे हैं हम 5.0 क्यों नहीं डाल दे रहे, क्योंकि 5.0 भी तो हम सबको फॉलो कर रहा है, इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी तो हमको देखना है। अगर हमारा काम 4.7% विटामिन डालने पर हो जा रहा है, सारे स्पेसिफिकेशन फॉलो कर जा रहा है, तो हम क्यों 5% विटामिन ज़्यादा डालें, ठीक है। 4.6% विटामिन क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4.6 डालेंगे तो ये फॉलो हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा, बट ये फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको ये कह रहा है कि हमको 4.7% तो मिनिमम विटामिन डालो ही, तब हम परसेंटेज एयर वॉइड का कोड का स्पेसिफिकेशन फॉलो कर पाएंगे। तो हम इस तरह अपना वेट मिक्स में विटामिन कंटेंट को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर इस केस में मान लो कि 4.7% हमारा ऑप्टिमम विटामिन कंटेंट होगा, क्योंकि तब ये हमारा स्टेबिलिटी, VMA, फ्लो वैल्यू, VFB, परसेंटेज एयर वॉइड सबको ही सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर ले जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने वो न्यूमेरिकल क्यों लगाया था, जिसमें हमने VFB निकाला था, VA निकाला था, ताकि इस तरह के ग्राफ प्लॉट कर सकें और ये ग्राफ प्लॉट करके हम परसेंटेज ऑफ विटामिन ऑप्टिमम कंटेंट कितना है वो निकाल सकें। तो अब क्या होता है कि कभी कभी हम ये जो एब्जॉर्ब्ड विटामिन है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम मानते हैं कि विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो भी विटामिन है वो सारा विटामिन इफेक्टिव विटामिन के रूप में चला गया, यानी जो हमारे एग्रीगेट है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी हमारा विटामिन एब्जॉर्ब हो पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ विटामिन हमारा
इफेक्टिव रहता है, तो फिर हम कभी कभी कैलकुलेशन में उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाए, इतनी टफ ना हो जाए जैसे हमने न्यूमेरिकल में देखा था। तो क्या करेंगे, इसका फेस डायग्राम कैसा होगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पूरा केवल सॉलिड पार्टिकल, एक तरह से एग्रीगेट का पोर्शन है। यहाँ से यहाँ तक हमारा बिटुमिन का पोर्शन है। अब क्योंकि पूरा बिटुमिन का इफेक्टिव बिटुमिन है तो अच्छी बात है। इसके ऊपर हमारा एयर वाइड है। मैं कहूँ कि वीएमए कितना होगा, तो बिटुमिन और एयर वाइड का समेशन ये होता है हमारा बिटुमिन वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। अगर मैं पूछूँ वीएफबी कितना होगा, वाइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ बिटुमिन इन परसेंटेज ऑफ वीएमए, पूरे वाइड में कितने परसेंट बिटुमिन है उसको हम कहते हैं वाइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। तो क्या है कि इसके लिए हम सिंपली जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल लगाया था उसमें हमने अलग अलग V1, V2, V3, V4 करके निकाला था, और उसके बाद हमने बता रखा था कि VMA इतने परसेंट हो जाएगा, VFB निकाल लिया था कुछ परसेंटेज और VA निकाल लिया था कुछ परसेंटेज। तो एक्चुअल प्रैक्टिस जब हम करते हैं डिज़ाइनिंग में तो हम क्या करते हैं कि सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम इस तरह इक्वेशन सॉल्व नहीं करते। ये जो इक्वेशन तो मैंने बता दिया था, क्योंकि जब हम एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन को अकाउंट फॉर करते हैं तो कैलकुलेशन और फॉर्मूले बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो इसलिए उन फॉर्मूलों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोफेशनल्स होंगे वो एक्सेल शीट में सारे फॉर्मूले पहले से फीड करके रखे होंगे, और ये सिर्फ क्या डालते हैं, कितना वेट एग्रीगेट डाल रहे हैं, कितना वेट हम बिटुमिन डाल रहे हैं, और वो डायरेक्टली एक्सेल शीट कैलकुलेट करके दे देती है कि वीएमए कितना है, वीएफबी कितना है, परसेंटेज एयर वाइड कितना है। तो इसलिए हमने वो फॉर्मूला याद नहीं कर रखे थे, और मैंने आपको सिर्फ V1, V2, V3 करके बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है वॉल्यूम निकालने का। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने कहा कि सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब हम इस केस में फॉर्मूले थोड़े से सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिक्स तैयार करते हैं उसकी होती है एक थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी जीटी। जीटी इज इक्विवेलेंट टू जीएमएम। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि अगर हमने पूरे मिक्स में से एयर के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर दें तो जो भी पूरा मिक्स का वॉल्यूम है और जो हमारे पूरे मिक्स का वेट है, मिक्स का वेट किसके कारण होगा, एग्रीगेट के कारण और बिटुमिन के कारण, क्योंकि एयर का तो कोई वेट होता नहीं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स, और इस वॉल्यूम ऑफ मिक्स में हमने एयर का वॉल्यूम हटा दें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती थी उसको हम बोलते थे मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स। सेम वो यहाँ पर थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हमने यहाँ पर बोल दिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W बिटुमिन डिवाइडेड बाई उन सबका अलग अलग वॉल्यूम। क्या चीज़ है ये कि जैसे अलग अलग हमने एग्रीगेट से, यहाँ पर जो एग्रीगेट है मान लो ये एयर है, ये बिटुमिन है, और ये यहाँ पर एग्रीगेट है। तो ये जो एग्रीगेट है इसमें कौन कौन होंगे, अपने कोर्स होंगे, फाइन होगा और फिलर होगा। तो हमने क्या किया कि थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमने सिर्फ एग्रीगेट का और बिटुमिन का ही मास लेंगे और इनका ही हम वॉल्यूम लेंगे। तो वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट, वेट ऑफ फिलर और वेट ऑफ बिटुमिन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ फिलर और वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। तो हमको क्या मिल जाएगा, सिर्फ जितना भी सॉलिड चीज़ है उसका वेट अपॉन सिर्फ सॉलिड चीज़ उसका वॉल्यूम। एयर हमने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, तो जो हमको निकल के आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हो गई हमारी जीटी। दूसरी चीज़ होती है हमारी बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, जिसको हम बोलते हैं जीएम। अगर हम इसमें वॉइड भी इंक्लूड कर दें तो हम उसको बोलते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे वहाँ पर हमने इसको बोला था जीएमबी, जीएमबी में हमने क्या किया था, ऊपर के एयर को भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले टोटल वेट कितना है, टोटल वेट में दो ही चीज़ आती है, एग्रीगेट का मास प्लस बिटुमिन का मास, और डिवाइड किया था हमने इसे टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्स से जिसमें एयर भी था। तो हमने बोला था बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स, इसको हमने यहाँ पर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स जीएम से डिनोट करते हैं। तो जीएम क्या हो गया, वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्स इंक्लूडिंग वॉइड, यानी पूरा पूरा वॉल्यूम। फिर होता है हमारा एयर वॉइड परसेंटेज। परसेंटेज और कितना होता है, जीटी माइनस जीएम अपॉन जीटी इंटू 100। देखो जो हमने न्यूमेरिकल लगाया था उसमें भी आप सिंपली V1, V2, V3 करके ही सारी चीज़ें निकाल सकते थे, V4, V5। बस उसमें क्या हुआ हमारा, क्योंकि मैंने बताया कि एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन खत्म हो गया, तो एब्जॉर्ब्ड बिटुमिन हमारा V3 होता था, वो आपका 0 हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो सेम रही। और
ये करके हम कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले भी निकाल सकते थे। तो अब मैंने कहा कि V3 0 ही हो गया तो सारे फॉर्मूले पहले ही याद कर लो। तो फॉर्मूले कुछ इस तरह बन के आते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता है, GT माइनस GM अपॉन GT इंटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन कितना होता है, वो होता है ये फॉर्मूला, GM अपॉन GB इंटू परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमिन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट में क्या क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, दो चीज़ें आती थी। इन दोनों का समेशन ही हमारा वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट होता था। वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन का मतलब कितने परसेंटेज ऑफ वॉइड बिटुमिन से फिल्ड है, तो वो हो जाता था VB परसेंटेज ऑफ बिटुमिन और परसेंटेज ऑफ VMA मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमको परसेंटेज ऑफ VFB मिल जाएगा। इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटीज एंड वेट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट्स बिटुमिन आर एज अंडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मार्शल मिक्स डिजाइन। The volume and weight of one Marshall specimen are found to be 475 cc and 1100 gram. Assuming absorption of bitumen aggregate is 0, इसका मतलब सिंप्लीफाइड सोल्यूशन हमको निकालना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड VB, VMA एंड VFB। ठीक है, तो इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन 0 है, तो ठीक है, हमको GT GM इन सबके फॉर्मूले हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसने वेट दे रखा है पूरे मिक्स का, इसका मतलब, और ये वॉल्यूम भी दे रखा है, यानी इसने सब पैराफिन वैक्स वैक्स लगा करके वॉल्यूम निकाला होगा जो हमको बल्क वॉल्यूम दे देगा। और वेट इसने नाप लिया है हवा में, 1100 ग्राम निकल के आ गया। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट कितनी है, सॉरी मिक्स कितना है, GB। इसको हम कहते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, GB नहीं, GM। वेट ऑफ मिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्स, क्योंकि बल्क निकाल रहा है तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं, 1100 बटे 475, 2.3157 ग्राम पर सीसी। ठीक है, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी निकाल सकते हैं। ये सब क्यों निकालने, क्योंकि आगे VA VB इन सबको निकालने में यूज आता है, इन सबका फॉर्मूले पे रखने पर आता है ना, तो इसलिए हम सब निकाल रहे हैं। तो GT क्या होगा, ये होगा थ्योरेटिकल, यानी जितना भी हमारा सॉलिड कंटेंट है उन सब का वेट, और उसको डिवाइड करो उन सब के वॉल्यूम से। तभी तो हम एयर को निगलेक्ट कर पाएंगे और हमको थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल पाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम सबका अलग अलग दे रखा है इसने, ये कुछ कोर्स एग्रीगेट है, ये कुछ कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट है, ये फिलर है, और ये बिटुमिन दे रखा है इसने। ठीक है, सारे सॉलिड पार्टिकल दे रखा है। वेट 825 प्लस 1200 प्लस 325 प्लस 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाई सबका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए देखो इसने वेट दे रखा है सबका और डेंसिटी दे रखी है, तो वॉल्यूम निकल आएगा वेट अपॉन डेंसिटी करके। तो इसका हो जाएगा 825 बटे 2.63 प्लस 1200 डिवाइडेड बाई 2.51 प्लस 325 डिवाइडेड बाई 2.46, वॉल्यूम सब के निकल रहे हैं, 150 डिवाइडेड बाई 2.43 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1.05, क्या आएगा, 2.406। ठीक है, GT निकल के आ गया। अब हमको क्या क्या निकालना है, VV परसेंटेज एयर वॉइड कितना होगा, इसका था शायद GT माइनस GM अपॉन GT इंटू 100, ऊपर वैल्यू में निकाल ही लिए, 2.406 माइनस GM है 2.3157 डिवाइडेड बाई 2.406 इंटू 100,
3.75%। परसेंटेज ऑफ बिटुमिन निकाल सकते हैं कितना, GM/GB इंटू बिटुमिन का परसेंटेज वेट में कितना होता है। ठीक है, GM कितना है 2.3157, परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन दे रखा है 1.05। अच्छा, और 100 ग्राम बिटुमिन है, ठीक है, 1.05 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज वेट ऑफ बिटुमिन कितना डाल रखा है पूरे मिक्स में, 100 ग्राम डाल रखा है कितने में, ये पूरा का समेशन करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 825, 1200, 325, 150 और 100 बिटुमिन, इसका 100%। %8.48। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, VMA और VFP। ठीक है, वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, ये बिटुमिन और उसका समेशन है। 8.48% बिटुमिन था प्लस 3.75% एयर है, तो टोटल वॉइड्स कितने हैं, 12.23%। वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, वॉइड्स का कितना परसेंट बिटुमिन ने खा रखा है, तो 8.48% बिटुमिन था डिवाइडेड बाई टोटल वॉइड्स 12.23% है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम टोटल परसेंट भी निकाल सकते हैं। 8.48 12.23 69.33%। ठीक है, तो ये हमारी एक मिक्स की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने निकाल लिया। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे।